अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। तो हर नया दिन एक नया पैगाम लेकर आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुज़श्ता रोज़ रुनुमा होती हैं, लेकिन रहती दुनिया तक उसके असरात भी कायम रहते हैं। जिससे मुतालिक हम आपको ख़बर दे रहे हैं वो यही है, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर। मारूफ आलिम दीन शेखुल हदीस मुफ्ती ज़रव अली ख़ान इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज एहसनुल उलूम गुलशन इकबाल कराची में अदा की जाएगी। मरहूम इल्म अमल की राह में अपनी मिसाल आप थे। इस फ्रेटर्निटी में बहुत बड़ा नाम रुखसत हुआ। बहुत दुख, बहुत अफसोस। सियासी रहनुमा हो, मजहबी रहनुमा हो, स्कॉलर्स हों, सब ने दुख का इजहार किया है। और इससे मुतालिक ज़ाहिर हमने भी आज सबसे पहले उन्हीं की बात की। शेखुल हदीस मोहतमिम मुफ्ती ज़रव अली ख़ान इंतकाल करके आज उनकी नमाज जनाजा होगी। बढ़ते हैं आगे, कुछ सियासी मैदान की बात भी करते हैं कि वहाँ पर क्या हलचल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में कहा है कि चाहे हुकूमत चली जाए, चाहे कुर्सी चली जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ना रहें, लेकिन एक काम है जो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ NRO। वो कहते हैं ये बिल्कुल नहीं देंगे। ये भी उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को वो नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया गया तो कार्रवाई जरूर। ये नहीं इशारा उस तरफ हो रहा है कि अगर लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, जल्द से जुलूस करना चाहते हैं तो कीजिए, रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत कतन नहीं दी जाएगी हुकूमत की तरफ से ऑपोजिशन जमातों यानी PDM को। अच्छा, लेकिन मुझे ये समझिए, वो कह रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं भी रहता, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर ये कैसे इख्तियार है कि NRO नहीं देंगे? इख्तियार तो एज PM भी नहीं है NRO देने का। तो मैं ये सोची थी कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि भाई कि NRO नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे ऑपोजिशन हमेशा ये कहती आई है कि NRO नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो नाम बता दें कि जो NRO मांग रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि वो बता दें कि किसने NRO मांगा। तो ये बात दोनों तरफ से। लेकिन एनीवेज जो इंटरव्यू था हमजा अली अब्बासी को इमरान खान साहब का, ज़ाहिर है बड़े करीबी साथी हैं हमजा अली अब्बासी। हमने देखा है हमजा अली अब्बासी को पूरी रात वहीं सड़कों पर सोते हुए, जिस वक्त इस्लामाबाद लॉकडाउन का माहौल था कि बनी गाला में सख्त सर्दी थी, लेकिन हमजा अली अब्बासी वहीं पूरी रात सोते थे कि हम भी यहीं पर हैं, मौजूद रहेंगे। नहीं, इतने करीबी साथी रहे, उसमें उनका बड़ा हाथ है। यानी कहना चाहिए कि ऑपोजिशन उस वक्त ये ऑपोजिशन में थे। PTI वाले जब हमने देखा था कि इस्लामाबाद मुकम्मल लॉकडाउन था और बड़ा लंबा धरना था, और वज़ीर आज़म खुद भी जो है वो कुछ वक्त के लिए सोने जाते थे और फिर ये होता था कि जी वज़ीर आज़म ने जलसे आम से ख़िताब भी करना है। लेकिन हमजा अली अब्बासी की जब हम बात करते थे, हमें ये यकीनन याद रखना चाहिए कि वो PTI के साथ साथ पूरी कौम के बड़े फेवरेट रहे हैं। अभी हम ज़रा बात करते हैं कराची की, जहाँ पर लियारी गैंग वार का फिल्मी अंदाज़ हमने देखा कि फिल्मी अंदाज में एंट्री होती है। बहादुराबाद के बिल्डर को अहमद अली मक्सी के नाम से भत्ते की कॉल मौसूल हुई। अच्छा, जब मैं कराची में नहीं थी ना, तो मैं ये सुनती थी कि बड़ा भत्ता माफिया यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो कुछ नहीं था। तो हमने कहा वेलकम टू कराची। देखिए ये हो जाता है कराची में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। दोबारा से ये हो रहा है जनाब, ये होना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे डेफिनेटली इस पर काम करें। एनीवेज ये बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट के मैदान से खबर है कि पाकिस्तानी स्क्वाड को आइसोलेशन ख़त्म करने की इजाज़त मिल गई है, यानी अब आज़ादी का सांस वो ले सकेंगे। जो चेहरों पर उनके खुशी है, चौके लगेंगे अब। हम वो तो आगे चलकर लगेंगे, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट वो थोड़ा बाहर निकले हैं। कौमी स्क्वाड आज क्राइस्ट चर्च से क्वींस लैंड के लिए भी रवाना होगा। इससे मुताबिक बात करेंगे। चले जी, क्वींस टाउन के लिए उनकी रवानगी है, इससे मुताबिक भी हम बात करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बात कर लेते हैं। खौफनाक वार इसके जारी हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 89 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोविड-19 से मजमूई अमवात की तादाद 8,487 हो गई है। NCOC के मुताबिक 33,610 टेस्ट किए गए, 2,885 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस यानी एक्टिव केसेस की तादाद 44,218 अब हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है। और इसीलिए हम बार बार रोज़ाना यही कहते हैं कि भाई थोड़ी सी एहतियात करें। थोड़ी सी एहतियात आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ से बचा सकती है। और जैसा कि हम रेशो देख रहे हैं पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ, तो उसमें ये अपील है, दरख्वास्त है, या ये कह लें कि जब हुकूमत डंडा उठाती है तो फिर अवाम ये काम करने लग जाती है। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ठीक है, चले, ये मुझे लगता है रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, बड़ा डिटेल में हमने बता दिया है।
तो जनाब, कोरोना यह ख़त्म हो गया है, ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। एक सवाल ये भी है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर बेकार साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह मुल्क भर में सूरत हाल है, मार्केट्स में अवाम और सियासी जलसों में अवामी नुमाइंदे और प्राइवेट पार्टीज़ में स्टार्स सब SOPs की धज्जियाँ बिखेरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जनाब, आजकल क्या कुछ हो रहा है? हमारी टीम मेंबर काशिफ सज्जाद ने रिपोर्ट तैयार की है बड़ी मेहनत से, और उन्होंने हर चीज़ पे बड़ी गहरी भी नज़र रखी है। आपको दिखाते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड की। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई और वो अब कंफ्यूजन ख़त्म हो गई है, बादल छट गए हैं, अब थोड़ी आज़ादी का सांस वो ले सकते हैं। लेकिन हम ज़रा बात करना चाहेंगे कि हुआ क्या। पाकिस्तानी स्क्वाड के अब तो तमाम कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं और ये भी बताया गया है कि आज कौमी स्क्वाड का आखिरी हेल्थ चेकअप होगा। लेकिन जब से टीम न्यूजीलैंड पहुंची है, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं मिली। इनिशियली ऐसी खबरें भी आई कि स्क्वाड में शामिल अफराद SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। खैर, फिर एक्शन हुआ, थोड़ी सख्ती हुई, कमरों तक महदूद किया गया। इस पूरे अरसे के दौरान ना प्रैक्टिस हुई, ना कोई खिलाड़ी बाहर निकला। स्क्वाड में शामिल अफराद के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई तो एक खदशा पैदा हुआ कि शायद सीरीज मनसूख हो जाएगी, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, और हमने देखा कि गुज़श्ता महीने जिस तरह से पाकिस्तान में एक सूरत हाल थी कि कोविड की वजह से क्रिकेट रुका हुआ था और PSL का जो बाकी मैचेस जो थे वो रुके हुए थे, लेकिन गुज़श्ता महीने ये सब चीज़ें वापस आई, उन्होंने पाकिस्तान का रुक किया क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ बड़ी बेहतर थी। लेकिन फिर हमारे खिलाड़ी जाते हैं बाहर और फिर होता ये है कि वहाँ पर उनका कोविड जो है वो पॉजिटिव आता है, यहाँ से नेगेटिव होता है, वहाँ पर पॉजिटिव आता है ना। ये वैसे ये भी सोचने वाली बात है। पाकिस्तानी किट्स का सवाल आपने उठाया था और उसके बाद मेरे भी जहन में आ गया था। खैर, इसके पीछे क्या चीज़ है? क्या वहाँ पर जाने के बाद हमने ये देखा कि वहाँ पर इस तरह से कुछ हुआ, या जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की, जो कि यकीनन की, जिसके बारे में हमने देखा कि वहाँ से भी ये कहा गया कि जनाब आप जो है कह सकते हैं महक के लॉन्ग फ्लाइट थी, वो भी एक रीज़न हो सकती है, ये भी एक मामला हो सकता है। तो इस पर बात करते हैं कि मामला रहा क्या, और लेट्स स्टे पॉजिटिव। यार, आप चीजें बड़ी बेहतर हो चुकी हैं अभी। आप कह रहे हैं पॉजिटिव? मैं आपके रंग में रंग में आई एम पॉजिटिव। सो वी हैव विद अस डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन PCB समी बर्नी साहब विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, टीम बड़े खुश है, अब थोड़े रिलैक्स हो गए हैं कि चलो अब जिस समी साहब ने देखा ना शुएब को, ये क्या इशारा था? मैं से करके देखा कि क्या नहीं अभी खुश नहीं है। मैं तो स्माइल्स आपके चेहरों के ऊपर भी देख रहा हूं। ज़रा सर, हम सब ये चाहते हैं क्योंकि ज़रा क्रिकेट वो है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है पाकिस्तान में, तो ज़रा वो एक भी ऐसी खबर आए तो लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो ज़रा सी कोई कोताही कहीं पर किसी लेवल पर भी हो जाए, समटाइम्स कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब भी लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो रही है। ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उन्हें कमरों में महदूद रखा गया, तो थोड़े से फैंस परेशान हुए कि ये हुआ क्या है। सही कह रहे हैं आप। एक क्रिकेट के अंदर एक बड़ी खूबसूरती है कि यूनाइट्स द नेशन। यस। और जब टीम जीतती है तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे। और जब टीम अच्छा नहीं करती तो हम सब डाउन हो जाते हैं। ये तो बड़ी खूबसूरती है। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें कि जो क्राइस्ट चर्च में हुआ, उसने सबको थोड़ा सा गिरा दिया। यस। क्योंकि ये हमारे हीरोज़ हैं। ट्रू। और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है जब ये जाते हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे लिए अचीवमेंट्स लेकर आते हैं। सो वो एक इवेंट था जो कि जिससे आप भी अपसेट हुए, PCB भी अपसेट हुआ, एंड नेचुरली प्लेयर्स भी अपसेट हुए, और वो रिसीविंग एंड के ऊपर ज़्यादा थे क्योंकि वो सुन रहे, वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे। बट हुआ क्या, जब टीम डिपार्ट कर रही थी तो जो भी उनके रिक्वायर्ड टेस्ट थे या उनके सिम्टम चेक्स थे वो सारे टिक हुए। सारे उनके जाने से पहले 3 टेस्ट हुए, सिम्टम चेक्स हुए, और उसके बाद उनको अलाउ किया गया डिपार्ट करने। राइट। ये जो चेक्स थे ये एज पर न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री प्लस जो एक कमर्शियल एयरलाइन है उसके SOPs के हिसाब से। बिल्कुल ठीक। तो ये यहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं। जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, प्लीज बेयर इन माइंड कि ये प्रोटोकॉल्स इंग्लैंड के प्रोटोकॉल से डिफरेंट है। राइट। ये प्रोटोकॉल्स जो न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं वो इवन पाकिस्तान के प्रोटोकॉल से डिफरेंट। सो एवरी कंट्री डील्स हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल टू दैट कोविड डिफरेंटली। ठीक। प्रोटोकॉल्स ये थे कि हमारी टीम लैंड करेगी ऑकलैंड में, चार्टर्ड फ्लाइट पे जाएगी क्राइस्ट चर्च से 20 मिनट्स ड्राइव करके एक आइसोलेशन फैसिलिटी है जहाँ सारे के सारे जितने भी बाहर से न्यूजीलैंड में आ रहे होते हैं वो सारे उसी आइसोलेशन फैसिलिटी में जाते हैं। एंड दे स्पेंड 14 days मैंडेटरी 14 days। बट क्रिकेट के लिए उन्होंने एक एग्जेम्पशन की थी, या स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन की थी कि डे 1 के बाद आपके टेस्ट होंगे, और अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो डे 3 से हम आपको उस आइसोलेशन फैसिलिटी के अंदर ट्रेनिंग की इजाज़त दे देंगे।
You will not be able to leave that facility for 14 days, but within that facility, you can practice. Unfortunately, आपको पता है, day 1 6 टेस्ट हो गए पॉजिटिव, फिर day 3 1 हो गया, फिर day 3, तो उन्होंने कहा कि सॉरी वी कैन नॉट गिव यू परमिशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम जो हमारी सोसाइटी है, उसके अलावा आपके प्लेयर्स अगर मिंगल करेंगे तो आपके प्लेयर्स भी एक दूसरे के साथ कैरियर बन के और वायरस ट्रांसमिट होगा. सो दैट इज हाउ उनको जो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी विद इन दैट आइसोलेशन फैसिलिटी वो नहीं हो सकी, बट उनको उस फैसिलिटी में इन एनी केस 14 डेज रहना ही था, और वो ख़त्म हो गई आज. और जैसे अभी आप अपने इंट्रो में कह रहे थे, वो इस वक्त जब मैं आने से पहले बात कर रहा था तो वो बड़े खुश हैं, बाहर हैं, चिल कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का टू क्वींसटाउन. ओके, दैट मींस अभी कुछ देर में फ्लाइट है उनकी पाकिस्तान टाइम से 1 बजे. ओके. समीर साहब, हमने देखा कि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अच्छा अब सीरीज मंसूख कर दी जाएंगी, कोरोना पॉजिटिव आ गया, क्या इसका क्या इमेज गया? क्योंकि हमने देखा हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं. देखिए, बात आप ठीक कह रहे हैं जहाँ से आप देख रहे हैं, बट आपको पता है कोविड एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसके ऊपर लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं. नोबडी हैज़ गॉट अ डेफिनेट आंसर. हम लोगों ने अपने असेसमेंट्स और हमने स्टैंडर्ड्स बड़े अपने हाई किए हुए. देखिए, अब जो प्रोटोकॉल्स ब्रीच होना वो एक सेपरेट है, जो पॉजिटिव आना वो एक बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट इशू है. जहाँ से सारे नेगेटिव गए, सो दे कुड हैव बीन पॉजिटिव एनी टाइम. सो वो एयरपोर्ट के ऊपर भी थे, एयरक्राफ्ट के ऊपर भी थे, ट्रांजिट के अंदर भी थे, दे कुड हैव बीन पॉजिटिव एनी बार. जहाँ तक बात रही SOPs की, माइनर ब्रीचेस हुए, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके लिए हम सब अपोलोजेटिक हैं कि ये नहीं होने चाहिए थे, बट कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए. मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ना टीम डिफेंड कर रही है अपनी इन ब्रीचेस को, बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि 26 घंटे की फ़्लाइट करके वो पहुँचे हैं, जेट लैग्ड हैं, थके हुए हैं, एक आइसोलेशन फैसिलिटी में गए हैं, वहाँ उनका सामान जमा है, वहाँ से उन्होंने अपना सामान पिक करना है, मुख्तलिफ़ कमरों में जाना है. उनमें से बहुत सारे लड़के जो हैं शायद प्रॉबेबली पहली दफ़ा न्यूजीलैंड गए हैं, सो दे आर लुकिंग फॉर गाइडेंस. उनको ये नहीं पता खाना से कहाँ से मिलेगा, उनको ये नहीं पता काबा शरीफ किस साइड के ऊपर है. सो उस टाइप के माइनर ब्रीचेस अपॉन अराइवल. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप माइनर चीज़ों की बात करें, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा है. उन्होंने बड़ी मेहनत की. एज अ नेशन हमारे लिए शायद माइनर हो कि जी इकट्ठे खाना खा रहे हैं या कहीं गेट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं. आप बिल्कुल सही फरमा रही है, तभी उन्होंने उसको इतना फर्मली लेके कहा कि दिस इज द फाइनल वार्निंग. सो ये तभी न्यूजीलैंड कोविड फ्री है. सो देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज अ कोविड फ्री नेशन, और उन्होंने उसको इसी तरह मेंटेन किया. और ये सिर्फ उन्होंने हमारे साथ ये प्रोटोकॉल्स नहीं रखे हुए थे, सही. ये वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ भी थे जो हमसे पहले पहुंची थी, और उनके भी ब्रीचेस थे और उनको भी इसी किस्म की वार्निंग मिली थी. और 80,000 न्यूजीलैंडर्स जो अब तक न्यूजीलैंड वापस आए हैं फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, वो भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं. सो ये हमारे लिए डिवाइस नहीं हुए थे, ये उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू सब गुजरा है. बट येस, द हेडलाइंस वर अ बिट नेगेटिव, थोड़ी सी सेंसेशनल भी थी, जिससे मुल्क को भी, वक़ार को भी थोड़ी सी तकलीफ हुई, शायद PCB को भी तकलीफ हुई, हम सब आपको भी तकलीफ हुई, बिकॉज वी आर अ प्राउड नेशन. तो बट देखें, जो होना था वो हो चुका है. उससे PCB ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोविड एंड क्रिकेट हैज़ टू कोएग्जिस्ट. अगर आप कहते हैं कि कोविड की वजह से हम क्रिकेट ना खेलें तो हम सब नहीं, तो हमने PSL के बाकी मैचेस करके बता दिया कि वी हैव टू डू दैट एंड वी विल. तो क्रिकेटर्स भी घर पे बैठ जाएंगे, जर्नलिज्म भी घर पे बैठ जाएगी, और मैं भी घर पे बैठ बड़ा पार्ट खत्म हो जाएगा. बिल्कुल. तो क्रिकेट एंड कोविड हैज टू कोएग्जिस्ट, बट हाउ इन अ हेल्थी एंड सेफ एनवायरनमेंट. वी ऑल हैव टू लर्न बेसिकली. दिस इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन. इससे हम लोग लर्न करेंगे, क्योंकि अभी हमारे टूर्स भी आने वाले हैं, हमें टूर्स पे जाना भी है, एंड इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व फॉर एवरीवन. बिल्कुल सर, ज़रा टीम्स आ भी रही हैं, साउथ अफ्रीका की टीम ने भी ज़ाहिर आने मुझे. लेकिन सर ये बताएं कि जब ये थोड़े से माइनर मिस्टेक्स हो रही थी, माइनर चीज़ें हो रही थी, तो ज़ाहिर है यू वर इन द कॉन्टैक्ट विद द टीम, तो क्या आप कहते थे उनको, क्या कर रहे हो, बैठ जाओ अंदर कमरे में. नहीं, दीज आर ग्रोन अप बॉयज. और अगर आप देखें डे 3 का जो बुलेटिन था न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री का, उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान टीम के रिस्पॉन्स को. सो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली वाउच कर रहे हैं कि पहल आते के साथ ही कुछ ब्रीचेस हो गए. बट अगर आप उनको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दें, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दें, क्योंकि अगर कोई क्रॉनिक केसेस है जिन्होंने करना ही है तो वो बाद में भी करेंगे. सो बाद में कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ 12-14 घंटे के अंदर अराइवल के हुआ. अवॉइडेबल था,
बट इफ यू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव तो प्रॉब्ली आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे। बिल्कुल ठीक, जानबूझ के नहीं किया था, बट वी वर इन कांस्टेंट कांटेक्ट मैनेजमेंट के साथ, प्लेयर्स के साथ थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई एक प्लेयर ऐसा था जिसको आप कहते थे कि बाकी सबको भी जरा कहो कि फॉलो करें एसओपीज, या नहीं सबको इंडिविजुअली? आई थिंक ऑल ऑफ देम वर प्रीटी रिस्पांसिबल। यस, दे वर अ बिट डिस्टर्ब्ड कि हमें प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, पर्टिकुलरली जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे डे 9 के बाद के वो मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि डे 9 के बाद हमें प्रैक्टिस की इजाजत मिल जाएगी। बट जब वो नहीं मिली तो नेचुरली, देखिए क्रिकेटर को फील्ड चाहिए एंड दे नीड प्रैक्टिस बिफोर द मैच। आप होस्ट है, आपको स्टूडियो चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मैं रिपोर्टर हूं या मैं कॉम्स का आदमी हूं, तो मुझे वो स्पेस वर्किंग। तो क्रिकेटर को अगर आप बंद कर देंगे, किसी भी एथलीट को बंद कर देंगे, वो फ्रस्ट्रेट होगा। सर जब ये हुआ कि ज़ाहिर है प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं मिल रही थी, उसके बाद कुछ खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई, और ज़ाहिर है कुछ प्लेयर्स की तरफ से भी आई, कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से भी आई कि कमरे की चादरें तब्दील नहीं की जा रही, या ठंडा खाना दिया जा रहा है। वो ऐसी ऐसी रीजनिंग सामने आई कि यूँ कुछ फैंस ने कहा कि शायद ना पहले से इतनी रीजनिंग सामने आ गई है कि बाद में एक मौका मिल जाए कि कह सकेंगे क्योंकि हमारे साथ ये इशू से दैट्स व्हाई हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ना ये भी सुनने को आया ना, तन्हाई में सफर कर। सर ये क्लियर करें सर। देखिए, एक बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान टीम की, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देती अपनी हार के। आप ओवर द ईयर्स उठा के देख लें, वो ये नहीं कहेंगे कि पिच खराब थी, विकेट खराब थी। नो, we played badly, we deserve to lose. So you have to be gracious in defeat, and I think Pakistan team is always gracious in defeat, barring a couple of incidents here and there. फिर भी क्या बेडशीट्स तब्दील नहीं हुई? क्या खाना ठंडा मिला? अच्छा, आइसोलेशन का मतलब क्या है? सेपरेटली रहना। नहीं, आइसोलेशन का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो मैंने थोड़ी बहुत हासिल की है तालीम, उसमें कि वो सेपरेट हो जाएंगे हर एक से। तो जब आप आइसोलेशन में हैं, आप अपने प्लेयरों से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, तो बेडशीट कैसे तब्दील होगी? तो मैं उसको बताता हूँ उसको होता क्या है। पहली बात तो ये कि वहाँ कोई जर्नलिस्ट है नहीं, ठीक है। सो आई डोंट नो वेयर दिस इंफॉर्मेशन वाज कमिंग फ्रॉम। दूसरी बात ये कि मैंने इसको इतना असेस नहीं किया। जब ये खबरें छपी तो मेरे कुछ, देखिए हम सब इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है कि हमारा कोई ना कोई जानने वाला बेचारा इस तकलीफ से गुजरा है। तो मेरे भी कुछ दोस्त और जानने वाले गुजरे, और दे पिक्ड अप द फोन एंड सेड कि यार ये कैसे हो सकता है, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस। ये नहीं होता कि कोई आपकी आके बेडशीटें बदले और आपके बाथरूम्स को, वरना आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने उनको भी यही एक्सप्लेन किया जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जब आइसोलेशन में होते हैं तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, नॉट क्रिकेटर बट हूएवर इज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, हैज टू मैनेज हिज ओन फैसिलिटी। उनको उनके कमरे के बाहर बेडशीट्स, टॉयलेटरी सब रख दी जाती है कि आप उनको अंदर लेकर आएं और उनको अपनी मर्जी के हिसाब से रिप्लेस कर लें, अपनी मदद के तहत। अगर आपको मजीद कुछ चाहिए फ़ोन करें और वो चीज़ें आ जाएंगी। सो इसी तरह यही प्रोटोकॉल क्रिकेट टीम के साथ है। सही है। ये प्रोटोकॉल्स इंग्लैंड में भी थे। सही। जब हमारी टीम गई हुई थी, यही प्रोटोकॉल जिम्बाब्वे की टीम के लिए थे जब हमारी टीम उनसे खेल रही थी, और यही प्रोटोकॉल हमारी टीम के लिए न्यूजीलैंड में 14 दिन के लिए थे। तो उनको अपनी कमरा खुद मैनेज करना था बिकॉज वो आइसोलेशन के अंदर थे, बट उनको हर चीज़ मिली हुई थी। फ़ोन करें आ जाएगी। इधर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये था क्योंकि वो कमरे तक कन्फाइंड थे, तो उनको फ़ोन करना पड़ता था। इंग्लैंड में वो अपने कमरों तक कन्फाइंड नहीं थे, या इस्लामाबाद में वो कमरों तक कन्फाइंड नहीं थे। सो एक टीम रूम था जहाँ सारी की सारी बेडशीट से लेकर हर चीज़ रखी हुई थी। आप जाएँ, अपना सामान उठा के लाएँ और उसको अपने कमरे को चेंज कर लें। और हफ्ते में एक दफ़ा, इवन इन इंग्लैंड एंड ड्यूरिंग जिम्बाब्वे सीरीज़, हफ्ते में एक दफ़ा जब टीम या तो प्रैक्टिस पे होती थी या मैच खेल रही होती थी, तो जो हाउस कीपिंग स्टाफ था वो आता था, डिसइंफेक्ट करता था सारे कमरों को, सारे कमरों की तैयारी करता था और फिर वो चला जाता था। सो यही कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, और ये आई थिंक आइसोलेशन के प्रीटी स्टैंडर्ड। तो ये हम सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई, जिन्होंने ऐसी न्यूज़ फैलाई, उनके लिए मेरा मैसेज है कि वी ऑल हैव टू सपोर्ट क्रिकेट, वी ऑल हैव टू सपोर्ट आवर स्टार्स, वी ऑल हैव टू सपोर्ट द ग्रीन शर्ट्स। नया कप्तान मिला, हम सबको मिलकर सपोर्ट करना है उसको, बजाय से हम नेगेटिविटी फैलाएंगे। ज़्यादा ऐसी खबरें आई और बड़ा अच्छा किया कि आपने उसे क्लियर कर दिया। सर अब मुझे बताएं, कुछ फेस्टिविटीज़ भी तो रहीं, कुछ आपने ऐसी वीडियोस भी वहाँ से बनाई, यूनुस खान को बर्थडे विश हो रही है, ऐसे बड़े मज़े की वीडियोस आई थी, और ये ट्रेनिंग सेशंस ऑनलाइन एक्सरसाइज हो रही है, बड़े मज़े की वीडियोस भी आती रही हैं। देखिए लड़के वहाँ पर, हमें तो लग रहा था, और देखिए वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, बट क्रिकेट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम। आपकी मेंटल टफनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस है, जो भी उस एनवायरनमेंट के अंदर वो क्रिएट, देखें इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टीम मैनेजमेंट का। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रेडिट नहीं देते हैं टीम मैनेजमेंट को। टीम जीतती है तो कप्तान ने जिता दिया, टीम हार गई तो कप्तान ने हरवा दिया, बट टीम मैनेजमेंट ने यहाँ, एंड बेयर इन माइंड वी हैव गॉट 34 प्लेयर्स,
2 टीमें हैं ना, शाहीन्स है और पाकिस्तान, 34 प्लेयर्स हैं। सो उन 34 प्लेयर्स को इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मैनेज करना और उनको फोकस्ड रखना और उनको मोटिवेटेड रखना उनका बहुत बड़ा रोल था। और उन्होंने ये चीज़ें इंगेज किया हुआ था उनको, ऑनलाइन सेशंस, फिटनेस सेशंस, रिफ्लेक्स सेशंस, सो मैनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एथलीट की लाइफ किस कदर कितनी टफ होती है। तो वो उन्होंने उसको बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन रखा था। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये थी कि जो हमारा मीडिया मैनेजर है वो बड़ा स्किल्ड है, बड़ा टैलेंटेड है, और उसका बड़ा डिजिटल सेंस भी है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें जनरेट की और वो यहाँ पर भेज सका, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि यस आइसोलेशन में हैं, बट दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी इन सम शेप। इब्राहिम साहब, इब्राहिम, यस। घबराना नहीं है। ये बस उन्होंने कहा घबराना नहीं है। नहीं, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, मीडिया भी देखता हूँ, कॉम्स भी देखता हूँ, डिजिटल भी देखता हूँ। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी वेरी टैलेंटेड टीम। और आप देख लें कि जितना कंटेंट डिजिटल पर आ रहा है वो इब्राहिम वहाँ से भेज रहा है। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी कि पीसीबी ने मैचेस कराए, पीएसएल के जो बाकी मैचेस थे वो भी आए और बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ भी अपनाई गई। क्रेडिट जाता है कि कोविड के अंदर हमने इतनी मुश्किल हालात में इतने ज़बरदस्त चीज़ें करवाई हैं। देखिए, फिलॉसफी क्या होनी चाहिए? गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। True. So I will leave it to your good judgment. But before we talk about the PCB, let me put on record कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने कोविड टाइम इंग्लैंड में गुजारा, फिर वो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, जिम्बाब्वे की सीरीज़ में वो आइसोलेशन में थे और अब वो आइसोलेशन। अगर आप उनका टाइम कोई भी अगर कंपैरेटिव स्टडी करे या एनालिसिस करे तो उसको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स आर माइल्स अहेड। अगर पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने ये तकलीफ़ें ना उठाई होती तो दूसरे मुल्कों को या दूसरे क्रिकेटर्स को वो इनकरेजमेंट नहीं मिलती। सो वी मस्ट गिव क्रेडिट टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड द पाकिस्तान क्रिकेटर्स। जहाँ तक रहा पीसीबी की बात, देखें, एक तो वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन थी वो प्रीटी मच अंडर कंट्रोल थी। दूसरी बात यह कि पीसीबी का काम क्या है? पीसीबी का काम तो क्रिकेट एक्टिविटी कराना है। अगर हम क्रिकेट एक्टिविटी नहीं कराते तो क्रिकेटर्स से लेके हर चीज़ जो थी वो स्टैंड स्टिल पे आ जाती। जब वो स्टैंड स्टिल पर आती तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट होना था, क्योंकि अगले साल अगर आप उठा के देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम 10-12 बायलैटरल सीरीज आपके 2 ग्लोबल इवेंट है, एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है। तो आपके पास वो पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं होते थे। और लड़कों को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर लड़के कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और आगे के लिए तैयारी करेंगे? सो स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। और आपके तवज्जुह से मैं आपके नाजरीन को ये भी बता दूं कि देखें, आप जो शो कर रहे हैं उसके पीछे पूरी एक टीम है। True that. जब अखबार छपता है उसके पीछे पूरी एक टीम होती है जो उस अखबार को छापती है। रिपोर्टर ने खबर दे दी, सब एडिटर ने एडिट कर लिया, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द जॉब। इसी तरह पाकिस्तान टीम सिलेक्ट होकर चली गई या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई, उसको डिलीवर करने के लिए पीछे पूरी टीम थी। मेडिकल टीम थी जिसने टेस्ट किए, सिक्योरिटी टीम थी जिसने पूरे प्रोटोकॉल्स, बायोसिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स टीम थी जिसने पूरी उनकी लॉजिस्टिक्स लुक आफ्टर की, क्रिकेट ऑपरेशंस जिन्होंने उसको पूरा ओवरसी किया, मार्केटिंग टीम थी जिसने उस इवेंट को प्रमोट किया, मीडिया टीम थी या डिजिटल टीम थी जिसने उसको हाईलाइट किया। सो द एंटायर पीसीबी गॉट बिहाइंड द सीजन। और वी हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमने 155 मैचेस आज तक ख़त्म कर दिए। हमारे यहाँ 222 के करीब या 220 के करीब मैचेस हैं। सो 60% वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। इस प्रोसेस के अंदर अबाउट 2900 के करीब टेस्ट हो चुके हैं और जो पॉजिटिव हुए हैं उन्होंने आइसोलेशन भी गुजारा है या उनको घर भी रखा हुआ है, बट जो नेगेटिव हुए हैं वो कंटिन्यूसली खेलते आए। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग सीजन। ऐसा तो लगता है कि सीज़न पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा बट ये 30 सितंबर को ख़त्म हुआ था। बट हमने हर एज ग्रुप को कराया। सो विमेंस क्रिकेट भी हुई, अंडर 19s भी हुए, अंडर 19s के 3 डे एंड 1 डे भी हुए, हमारे नेशनल T20s भी हुए, हमारे कायद-ए-आज़म 4 डे 3 डे भी हुए। हमने जिम्बाब्वे को भी बुलाया, साउथ अफ्रीका की रैकी टीम यहाँ से होकर गई। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दुनिया में कहीं मिसाल मिलने वाली है कि पाकिस्तान ने पीसीबी ने सेट किया मिसाल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, पीसीबी ने किया, बट विद इन द पीसीबी सपोर्ट थी और एक्सटर्नल सपोर्ट थी। देखिए, विदाउट मीडिया आप लोग ऑल द सपोर्ट नहीं हो सकता। जाहिर है वो एक शख्स तो नहीं करेगा, एक ना ही के इदारा करेगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि क्रिकेट एंड कोरोना हैज टू कोएग्जिस्ट। डज दैट मीन 2021 में पीएसएल में टाइम पर हो रहा है? 2021 बिल्कुल इंशाल्लाह ताला टाइम के ऊपर होगा।
बहुत इंटरनल डिस्कशंस चल रही हैं एज वी स्पीक। कल भी मैं कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर था, बिकॉज देखें आपको नहीं पता हाउ थिंग्स विल इवॉल्व। सो 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद क्या सिचुएशन होने वाली, यू डोंट नो। सो वी आर गोइंग थ्रू ऑल द सिनेरियोज। बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हो रही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, बैकअप प्लान, 4 वेन्यू, 2 वेन्यू, 3 वेन्यू, 1 वेन्यू, ड्राफ्ट कब होगा, कैसे होगा। जब डिलीवर कोई चीज़, वो जैसे है ना कि मैं कभी कभी अपने घर में मिसाल देता हूँ कि हमारी मिसाल वो है कि किचन में खाना बना और डिलीवर हो गया। अब वो आपने खाया और आपने उसको कह दिया नहीं अच्छा नहीं है, नमक ज़्यादा या नमक कम है, बट उसके पीछे किचन में जो एफर्ट हुई वो 1 मिनट में ज़ाया हो गई, बट किचन में एफर्ट बहुत हुई होती है। इसी तरह बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज बैक एंड के ऊपर चल रही है। मूविंग पीसेस हैं, बट 2021 इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होगा। वही 6 टीमें इंशाल्लाह हमारी खेलेंगी। कराची किंग्स अपने टाइटल का दिफा करेगी इंशाल्लाह, और बाकी डिटेल्स क्लोजर टू द टाइम हम बताते चले जाएंगे। बट ये मैं आपको कह दूं कि इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हो रही है, ड्राफ्ट से लेके, वेन्यूज से लेके, स्केड्यूल से लेके, टीमों के आने से लेके, क्योंकि PSL शुरू होने से पहले हमारा साउथ अफ्रीका का होम सीरीज भी है। सो ये एक बहुत ही बिजी सीजन है। अगर आप उठा के देखें कि बैक ब्रेकिंग बहुत काम करना है बाकी। मैंने ICC में इतना काम नहीं किया जितना मैंने PCB में काम कर लिया। वैसे जो हमारा पड़ोसी है उस पे पड़ोसी लीग की भी हमें मिसाल सामने आती है कि जो इंडिया में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी फिर इस लिहाज से बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। देखिए अगर आप उसको और मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर दूं और शायद ये कॉन्वर्सेशन बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है कि हम सुबह शुरू करें तो रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, इंग्लैंड ने जो SOPs डेवलप किए, उनके पास फुटबॉल, रग्बी, एथलेटिक्स, टेनिस, गोल्फ बड़े स्पोर्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल स्पोर्ट हैं। सो दे ऑल गॉट टुगेदर और उन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल्स डिवाइस किए। पाकिस्तान में हमने अपने प्रोटोकॉल्स, PCB ने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए। हमने अनलाइक अदर कंट्रीज बाहर से उसको आउटसोर्स नहीं किया, हमने अपने हालात देखते हुए लोगों को यूज किया है, हमने अपने लोगों को ट्रेन किया है, हमने अपने लोगों को एम्पावर किया है। तो ये जितना भी डिलीवर हुआ है ये आउटसोर्स नहीं हुआ, ये सारा PCB ने खुद डिलीवर किया, चाहे वो सिक्योरिटी टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, एवरीथिंग, लॉजिस्टिक्स टीम हो, मेडिकल टीम हो, everything, every single detail, every single thing has been delivered by the team. So internally प्रोटोकॉल्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। आप हर चीज को सेफ रख रहे हैं, देख रहे हैं, फिर होटल के जो मुलाजिम हैं उनके लिए आप उनकी जॉब सिक्योर कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारा। PCB के अंदर मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, बिकॉज इट्स, जैसे शुरू में, बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी, इट्स अ स्पोर्ट दैट ब्रिंग्स द नेशन टुगेदर। बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत स्क्रूटनी होती है, तो आपके पास गलती गुंजाइश कोई नहीं है। सो इसकी वजह से डिलीजेंस आपको बहुत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बट फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं हमेशा हर एक को ये कहता हूँ, और मैं साइन ऑफ BC के ऊपर कहूँगा कि देखें, एविएशन की मिसाल देता हूँ मैं कि कितने फेटल क्रैशेस, कितने मेजर मिसहैप्स हुए हैं, एंड दे हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस एंड दे हैव गॉन बेटर। एंड आज की तारीख में एविएशन से ज़्यादा सेफ मोड ऑफ ट्रैवलिंग कोई नहीं है। सो देयर आर लर्निंग्स फ्रॉम द PCB from all these events. Learnings not only for the PCB but for the players as well. Yes. And as we always do, we'll try to improve. Yes. That's the way we all are learning in this COVID situation. 100%. 100%. Right. Thank you so very much, sir, for being with us, and thanks for giving me all the best to the and the cricket team. कि बहुत अच्छे मैचेस हों, बहुत अच्छी सीरीज़ हों। अभी तो ज़ाहिर है जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ के लिए भी विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन उसके बाद आने वाले इवेंट्स के लिए भी। चलिए जी, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चरना आइलैंड की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से हम कोरोना की बात करते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। अगर कराची के अंदरून इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर मार्केट्स खुली हैं, जबकि कराची में ट्रांसमिशन रेट बढ़ चुका है।
इस पर सिंध हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है? क्योंकि कहा तो ये गया था कि 8 बजे जो है दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन शेब हमें ऐसा कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा। दुकानें खुली होती हैं, अक्सर जगह पर हम देखते हैं रश है, उसे इंश्योर नहीं किया जा और रहा। फिर अगर किसी ने मास्क नहीं पहना होता तो उसको कुछ कहा भी नहीं जाता, ना कोई जुर्माना किया जाता। ये बातें तो बहुत हुई, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। संजय साधवानी हमारे नुमाइंदे जो तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद है, कुछ तीखे अच्छे मज़ेदार सवाल किए संजय ने, आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। आप समझते हैं SOPs पर लोग अमल कर रहे हैं, करें तो आप क्या करेंगे? दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा लहर पहली हो दूसरी हो, ये वबा बड़ी ख़तरनाक है और इस वबा से बचने के लिए आपको एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भर में एक आम आदमी जो है, शहरी जो है, वो शायद इन SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। और शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जब इनिशियली ये वबा आई थी तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे कुछ वफाकी वज़रा जो PTI के दोस्त हैं, उन्होंने इस वबा को बड़ा अंडरमाइन किया। उन्होंने बार बार शहरियों को बताया कि ये मामूली सा नज़ला है, ज़ुकाम है, फ्लू है और आपको घबराना नहीं है। किसी ने ये कहा कि इससे ज़्यादा अमवात तो रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग नॉर्मली अब इस कंडीशन को, इस वबा को उतना सीरियसली नहीं ले रहे। और मैं ये सारे पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा, मैं कराची में भी लोगों को देखता हूँ, मैं इस्लामाबाद भी पिछले दिनों गया, मुल्तान भी गया, मैं और जगहों पर भी गया, मुझे लोग मास्क पहनते हुए नज़र नहीं आते। और मैं बार बार लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि अगर हम मास्क पहन लें सब लोग, तो बहुत हद तक इस वबा को कंट्रोल करने में हम अपना किरदार अदा कर पाएंगे। मौक़िफ़ क्यों बदला? पहले सिंध हुकूमत कोविड को काफ़ी हद तक ख़तरनाक समझती थी, अब भी एक दो वज़रा हैं वो कहते हैं कि ख़तरनाक है, लेकिन पीपल्स पार्टी जलसे भी कर रही है। कराची में भी जलसा हुआ, स्कूलें बंद कर दी, मार्केट बंद कर दिए, लेकिन और तकरीबात हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि इस बार कोई पॉलिसी में लचक आई है पीपल्स पार्टी की? देखिए, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्यों चेंज हुई, ज़रा PTI से पूछें उनकी पॉलिसी क्यों चेंज हुई। क्योंकि 26 फरवरी से तमाम सख्त फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो सिंध हुकूमत कर रही थी, चूँकि इस वबा को रोकना हमारी प्रायोरिटी थी। और जब वज़ीर आला सिंध कोई फ़ैसला करते, सिंध हुकूमत कोई फ़ैसला करती, तो वज़ीर आज़म उस फ़ैसले की नफ़ी करते, PTI के जो दोस्त हैं वो उसकी नफ़ी करते, वफाकी हुकूमत उसकी नफ़ी करती। नतीजा ये हुआ कि वफाकी हुकूमत ने एक नैरेटिव अपना बिल्ड किया कि वबा इतनी ख़तरनाक नहीं है, और नतीजा ये हुआ कि कोर्ट की जानिब से भी एक फ़ैसला आ गया कि कोई सूबा इन आइसोलेशन फ़ैसला नहीं करेगा, फ़ैसला वज़ीर आज़म की सरबराही में NCC करेगी। तो अब फ़ैसले NCC कर रही थी और NCC ने फ़ैसला किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हम कोरोना वायरस की जंग जीत चुके हैं। उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा जी बाज़ार खुले रहेंगे, शॉपिंग सेंटर्स खुले रहेंगे, दफातर खुले रहेंगे, फैक्ट्रीज़ खुली रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, एयरपोर्ट्स खुली रहेंगी, टूरिज़म खुली रहेगी। हम बार बार उनको कहते रहे कि ये SOPs इस तरीके से इन जगहों पर फॉलो नहीं हो सकती, बट उनका चूँकि प्रायोरिटी मईशत थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम हर चीज़ को खोल देंगे। और उन्होंने फोकस इस बात पे किया कि अब कोरोना वायरस एक रियलिटी है, हमें इससे सर्वाइव करना है, तो आप SOPs को अमल दरामद कराएं, बंद हम किसी चीज़ को नहीं करेंगे। ये फ़ैसला हमने नहीं किया, ये फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया। जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया तमाम चीज़ें खोलने का, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको उस फ़ैसले को फॉलो करना है जो वफाकी हुकूमत करेगी, तो सिंध गवर्नमेंट ने उनके फ़ैसलों को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब डिफरेंस ये आया कि जब अपोजिशन जमातों ने सोचा कि हर चीज़ इन लोगों ने खोल दी, तो ठीक है, फिर अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, आइन शिकनी के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के यू टर्न्स के ख़िलाफ़, जमहूरियत दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हम सड़कों पर निकलते हैं। तो जैसे ही अपोजिशन सड़कों पर निकली और आपने देखा कि गुजरावाला और कराची में बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स आया एक आम आदमी का, शहरी का, अब इमरान खान साहब को ख़तरात लाक हो गए। अब इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इज्तिमात नहीं हो सकते, ये पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती। सर, जजीरों पर वफाकी हुकूमत ने मुआहदे कर लिए और अब वहाँ पर काम जारी हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ कहा भी था कि जजीरों की चाइना कटिंग करने नहीं देंगे, तो कैसे रोकेंगे? कौन सा अग्रीमेंट किया उन्होंने? नीदरलैंड की कंपनी से कोई अग्रीमेंट नहीं कर पाए। मैं बड़ी एक बुनियादी बात करता हूँ, जो कंपनी भी
ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगी, जब इसकी लीगल ड्यू डिलिजेंस करेगी, उस कंपनी को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, ये आइन के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। और जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस काम की इजाज़त नहीं देती है, डेवलपमेंट किसी भी शक्ल में नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ वफाक ख़ुद इस बात को मानता भी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। तो बेहतर यही है कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। ये सूबा सिंध की आवाम की मिल्कियत है, सूबा सिंध की मिल्कियत है, फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया जाए। तो संजय ने गुफ्तगू की जो कि आपने मुलाहिजा फरमाई। अब ज़रा बात करते हैं उस मुल्क की जिसने बहुत कोशिशें की। क्या कोशिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हुआ क्या, उस खोदे हुए गड्ढे में वो खुद ही गिर गया। जी, मोदी सरकार अपने ही फेंके हुए जाल में अब फंसता हुआ में नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की साजिश करने वाले भारत में अब किसानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है, जिसके खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। भारत को तरह तरह की चीज़ों का सामना है। यही वजह है कि किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने और मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। भारतीय पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो भारतीय पार्लियामेंट से सितंबर के तीसरे हफ्ते में ज़राअत से मुतालिक 3 बिल मुतारिफ कराए गए हैं, जिन्हें फ़ौरन कानूनी हैसियत दे दी गई है। नए कानून के तहत किसानों और ताजरों को मार्केट के बाहर फसलें फ़रोख्त करने की इजाज़त होगी, मुकम्मल आज़ादी होगी, लेकिन ज़रई कानून 2020 में ज़रई मुआहदों पर कौमी फ्रेमवर्क मुहैया किया गया है और ज़रूरी अशिया तरमीमी कानून 2020 के तहत जैसे कि अनाज है, दालें हैं, खुर्दनी तेल है, प्याज, आलू जैसी अशिया जो है, जो कि अवाम की इंतहाई ज़रूरत की अशिया होती हैं, उन्हें इस फहरिस्त से निकालने का इंतज़ाम किया गया। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि किसान जो हैं वो इस वक्त भारत की सड़कों पर हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए हैं, इन मुजाहरों में शिद्दत आई है, हाईवेज़ बंद किए गए हैं। किसानों ने कवानीन को कातिल करार दिया है और यही नहीं, एहतजाज का दायरा भारत से निकल कर दुनिया भर में फैल गया है। मोदी सरकार की जालिमाना पॉलिसीज़ पर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो मोदी सरकार को लान तन करती नज़र आ रही है कि देखिए आप अपने मुल्क के लोगों के लिए कैसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। और स्पेशली जो मेन इसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब के जो सिख बरादरी हैं वो हम फुटेज में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरापा एहतजाज हमें नज़र आ रहा है। अपना समझें तो फिर ये ना हो, इसी पर बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, इससे खत्ते पर असरात मुरतब होते हैं। हम बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, भारत झूठ बोलता है, ढिठाई से बोलता है, बोलता ही चला जाता है। वो कहता है कि ये तो किसान दोस्त पॉलिसियां हैं, अगर किसान दोस्त पॉलिसी होती तो एहतजाज ना होता। हम देख रहे हैं कि ये दुश्मन पॉलिसी, हम देख रहे हैं कि वो सिखों के खिलाफ पॉलिसीज लेकर आते हैं, यानी वो अपना समझते नहीं है वहां बसने वालों को। ये बात अब सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रही, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखें, यही सबसे बड़ी बात है कि पहले इन्होंने कश्मीरियों के साथ जुल्म बर्बरियत किया है, फिर उसके बाद उन्होंने CAA और उसके NRC लेकर आए हैं जिसमें मुसलमानों के साथ वहाँ बड़ा सलूक, ख़राब सलूक किया है। सिक्किम के 20 लाख मुसलमान जो हैं उनको इन्होंने फॉरेनर बना दिए, बेचारों को कैंपों में शिफ्ट कर दिया है। फिर दिल्ली में जो राइट्स में मिनॉरिटी के खिलाफ वो में, और अब ये सिखों के खिलाफ चढ़ पड़े हैं, जिसमें हरियाणा के हैं, फिर राजस्थान के हैं, UP के हैं और पंजाब के हैं। ना बात ये है कि ये जान के इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं क्योंकि ये अखंड भारत में हिंदुत्व को लेके ये चाह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर हिंदू आबाद हों, हिंदू की डोमिनेंस हो, बाकी सब के खिलाफ ये आहिस्ता आहिस्ता जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद मुझे लगता है क्रिश्चियन के खिलाफ भी शुरू कर देंगे। ये जो स्ट्राइक शुरू हुई है, इतना जुल्म है किसानों के साथ। देखें, वहाँ पर होते हैं आड़ती होते हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, अब इनकी ज़मीनों के नज़दीक लोग होते हैं, वो इनको आड़ती इनको लोन के ऊपर पैसा भी देते हैं, फिर उसके बाद अनाज भी देते हैं, बीज देते हैं, खाद देते हैं, और फिर जब फसल आती है तो बड़ा आसानी से वो ख़रीद के इनसे इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इन्होंने ऐसे काले कानून बना दिए हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी, और फिर वो जाहिर है कि जब स्टेट की पॉलिसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कोई इनको वाली वारस नहीं होगा। पंजाब में इस वक्त सिख बिरादरी खुल के सामने खड़े हो गए हैं। और हारिस साहब, ना सिर्फ पंजाब बल्कि हम देख रहे हैं कि भारत की जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। साथ रहेगा शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा। शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। भारत में इस वक्त जो हो रहा है, हम मुसलमानों का कत्लेआम देखते थे, कश्मीरियों पे जुल्म देखते थे, लेकिन भारत अपने लोगों के खिलाफ जिस तरह से खड़ा हो रहा है वहाँ पे तो कोई महफूज नहीं है, ना भारतीय, ना सिख बरादरी, ना मुसलमान। यानी अपने लोगों के खिलाफ आप ऐसे काम करें कि वो फिर सड़कों पर आने पर मजबूर हो रहे हैं और दुनिया भर में आपकी इमेज बुरी तरह से मुतासर हो रही है।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त वहाँ एक बड़ा मौसर एहतजाज हो रहा है और जो वहाँ के जो किसान हैं वो सरापा एहतजाज है कि जो बीजेपी सरकार है वो कुछ तरामीम कर रही है, अपनी पॉलिसीज पर नज़रसानी कर रही है और जो उनकी पहले गंदम और चावल की, धान की खरीदने की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी थ्रू ए स्टेट अनाउंस्ड प्राइस, उस पर नज़रसानी कर रहे हैं। तो उस पे और भी कवानीन हैं जिस पर वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन मेरी राय में ये वहाँ का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान को उस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। वो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमें उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक जिसे कहते हैं ना भारत बंद करने की एक कॉल दे रखी है, जिससे कि मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस ने सपोर्ट किया है, जिसको ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ये वहाँ का अंदरूनी मामला है। शाह साहब, कता कलामी की माजरत सिर्फ समझने के लिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम हिंदुत्व पॉलिसी की बात करते हैं तो क्या ये पॉलिसी सिर्फ यही है कि जो हिंदू है उसको महफूज रखा जाए, बाकी हर जात के शख्स को आप साइड पे लगा दें, आप उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाए कि उनका कत्लेआम शुरू हो जाए? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो किसानों का एहतजाज है वो उनकी माशी पॉलिसीज के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, जो उनका हक है और उनका अंदरूनी मामला है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को उसमें पढ़ने की मेरी राय में जरूरत नहीं है। शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं, वो है तो अंदरूनी मामला, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन मामलात से खित्ते पर असर पड़ता है? देखिए, मेरी आप बात मुकम्मल जी प्लीज शाह साहब। मेरी अर्ज ये है, पाकिस्तान को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने इस पे बहुत गौर किया है और पाकिस्तान अगर इसमें कोई राय देता है, मैं समझता हूं उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। और मैं इस पे ज्यादा और अभी बात नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, दूसरी जो बात आपने की है वो है हिंदुत्व फलसफे की। उस पर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हम बारहा कहते आए हैं कि वहाँ अक़लियतों के साथ, चाहे वो मुस्लिम अक़लियत है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ। आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह चुन चुन के लोगों को निशाना बनाया गया। 50 के ज्यादा वहाँ शहादतें हुई फरवरी में, और आपने देखा कि किस तरह उनकी अमलाक को जलाया गया। आप देख रहे हैं किस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ एक मंदिर की तामीर का ऐलान किया गया। तो आप देख रहे हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इम्तियाजी कानून लाया गया। आप देख रहे हैं कि NRC का जो उन्होंने रजिस्टर कायम किया है उस पर सरापा एहतजाज है लोग। तो ये जो हिंदुत्व और जो मेजॉरिटेरियन रूल की जो फलसफा ये सरकार लेकर आई है, उससे भारत का जो सेकुलर इमेज था यकीनन वो मुतासिर हुआ है। और जो वहाँ अक़लियतें हैं वो अपने आप को जिसे कहते हैं ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो शिकार दिखाई दे रही हैं। ठीक, अच्छा शाह साहब, एक बात और, आपने यूं तो कहा ज़ाहिर है वो उनका अंदरूनी मामला, उस पर अगर कमेंट करेंगे, बात करेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। लेकिन शाह साहब, इस पर अगर क्लैरिफाई करें, आपके जो मामलात वहाँ पर हैं इस वक्त, जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, जो सिख बिरादरी एहतजाज करे, वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, वो पाकिस्तान से सपोर्ट मांग रही है। उन्हें सपोर्ट जस्टिन ट्रूडो से इसलिए मिली है क्योंकि कनाडा में बहुत से सिख रहते हैं। मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा। देखिए, मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान ने सिखों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है और उसकी एक ताज़ा मिसाल जो है वो है करतारपुर राहदारी। हमने उनकी दरीना ख्वाहिश को पूरा करते हुए वो राहदारी बनाई ताकि वो आ सके और वहाँ करतारपुर में दर्शन कर सकें, अपना माथा टेक सकें। अब उनके रास्ते में रुकावट कौन है? दिल्ली सरकार, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है आप आइए अपनी ज़ियारत कीजिए और हम आपके लिए पूरा बंदोबस्त करेंगे, हमने फैसिलिटेट किया है। ठीक, अब अगर रास्ते में रुकावट है तो उनकी सरकार है। आज ये जो एहतजाज कर रहे हैं ना,
किसान, वो पाकिस्तान उनको रिलीफ नहीं दे सकता। उनको रिलीफ किससे मिलनी है? अपनी सरकार से मिलनी है। तरमीम कवानीन कौन लेकर आया है? उनकी सरकार लेकर आई है, उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। सही, यानी दिल्ली सरकार उन्हें रिलीफ दे सकती है। शाह साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। हारिस साहब आपकी जानिब आती हूँ। जो शाह साहब कह रहे हैं कि बोलना हमारा उनको ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि दिल्ली सरकार का मामला है, भारत का अंदरूनी मामला है, तो इस पर हमें डिस्कशन नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं शाह साहब से थोड़ा सा इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। इंडिया खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में जिस तरीके से वहाँ पर वो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र राजनाथ सिंह, अमित शाह और ख़ास तौर पे जो दहशतगर्द नरेंद्र मोदी ओपनली कहता है कि हम बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस करेंगे, हम बलूचिस्तान के इंसर्जेंसी में सपोर्ट करेंगे, हम बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे, हम पाकिस्तान के छोटे हिस्से टुकड़े कर देंगे। जब ये ऐसी बातें की जाती हैं और उसके लिए वो 700 लोगों की मलेशिया जो है वो अफगानिस्तान में तैयार कर रहा है, स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी मसलियत की बात कर रहे हैं। इस वक्त सिख आपको ओपनली कम अज़ कम मॉरली डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो करें। जो उन्होंने वहाँ पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो साहब ने जो ओपनली बात की है इसके खिलाफ, तो क्या उन्होंने इंटरफेरेंस की है? मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों इतने अपॉलोजेटिक रहते हैं और इंडिया से इतना क्यों डरते रहते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर। वी शुड बी सपोर्टिंग, दिस इज़ द टाइम। जब वो कह रहे हो फिर 1 साल के बाद उनकी खालिस्तान मूवमेंट भी चलने वाली है, यहाँ पर जिस तरीके से हम सप्रेस कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, NCCAA और NRC के ऊपर बात करें, कश्मीरियों की बात करें, माइनॉरिटीज़ की बात करें, इंडिया खुल के पाकिस्तान में हर चीज़ में इंटरफेयर करे। गुलबशन यादव की मिसाल है, हम कह रहे हैं जी हमें वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इंटरफेयर तो नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में भी सिख हैं, दुनिया में सिख मूवमेंट चल रही है, यूरोपियन यूनियन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात हो रही है, कनाडा में बात हो रही है। पाकिस्तान जो सबसे बड़ा अफेक्टेड है इंटरफेयर टेररिज्म की वजह से बलूचिस्तान में, हमें इस पर बात करनी चाहिए, खुलकर करनी चाहिए। सर, एक जुमले में क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज के बाद खालिस्तान मूवमेंट में एक नई रूह फूंक दी गई है? देखें, बिल्कुल 100%। और ये एक पाकिस्तान को इस पर मॉरली डिप्लोमेटिक सपोर्ट करनी चाहिए, इसलिए कि 1-1.5 साल के बाद खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। They are going to go for independence। ठीक है, और आपको लगता है कि पाकिस्तान को उन्हें सपोर्ट के मॉरली डिप्लोमेटिकली बेहद शुक्रिया। हारिस नवाज साहब साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक तज्जिया शामिल कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत बाकी हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर से आपको खबर देते हैं, जहां मरियम नवाज के शाहदरा जलसे के खिलाफ मरियम नवाज समेत 43 नामजद और 600 नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, डिटेल्स दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे किया। उनका आखिरी पड़ाव जो था वो शाहदरा इलाके में था, जहाँ पर उन्होंने कारकुनों से खिताब किया था और बाकायदा जो है उनका पड़ाव किया था, जिस पर मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 43 नामजद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 500 नामालूम कारकुनों को भी इसी मुकदमा में शामिल किया गया है और इसमें FIR में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जलसे के शुरका ने साउंड सिस्टम हुकूमत के खिलाफ तकारीर की और इज्तिमा करके कानून 620 की खिलाफवर्जी की है। शुक्रिया जहांगीर, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। एक और अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है। तफसील लेंगे, जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जी जुल्करनैन। हमजा शहबाज की ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त जमानत थी, जिस पर जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब को बाज़ाब्ता तौर पर अदालत ने नोटिस जारी किया और न सिर्फ जवाब मांगा है दरखास्त जमानत के ऊपर, बल्कि ट्रायल की प्रोसीडिंग्स के हवाले से भी तफसीलात मांग ली है कि ट्रायल कोर्ट एहतसाब अदालत नंबर 2 जिसमें इस पर ट्रायल होना है कि उसमें कितने मुकदमात पेंडिंग है। डे टू डे ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट अदालत का कहना है कि ऑर्डर दे चुकी है। इस हवाले से बताया जाए कि हमजा शहबाज के ट्रायल का नंबर कब आएगा और जो 110 गवाहान है वो कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ अदालत ने बरहमी का इजहार किया है सलमान शहबाज समेत दीगर जो इनकी फैमिली के मफरूर मुल्जिमान हैं उनकी जायदाद अब तक जब्त न करने के ऊपर, और नैब से इस हवाले से भी जवाब मांग लिया है कि 1.5 साल से ज्यादा अरसा होने को है, अब तक मफरूर मुल्जिमान की जो जायदादें वो क्यों जब्त नहीं की गई, इस पर भी नैब जवाब देगा। अदालत ने बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दी है, जस्टिस याहिया अफरीदी ने, जस्टिस मुशीर आलम ने भी, कि मेरिट के ऊपर इस केस पे बात ना की जाए, क्योंकि अदालत ने की ऑब्जर्वेशन दी तो मेरिट पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर हमजा शहबाज के लिए अपने केस का दिफा करना।
साथ ही साथ अदालत में जब आजम नजीर तारड़ जो वकील है हमजा शहबाज के, उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस में जो शरीक मुल्जिमान है उनमें से अक्सरियत इनके मुलाजमीन की जो 30,000 तनख्वाहों पर है। इस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि तनख्वाहें उनकी बशर्त 30,000 है, लेकिन उनके अकाउंट्स का जायजा लें तो उनमें न जाने कितनी भारी रकूम आई हुई है। इसलिए आपको पहले भी कहा है कि बेहतर होगा मेरिट के ऊपर इस केस में कोई बात भी ना करें। अब अदालत ने 2 हफ्ते के बाद इस केस को मुकर्रर करने की हिदायत की है। मीनवाइल नैब को कहा है कि वो तमाम तर तफसीलात से अदालत को आगाह करें। शुक्रिया जुल्करनैन, आपने अपडेट किया। और ख़बर ये भी है कि लेग स्पिनर दिनेश कनेरिया की क्रिकेट मैदानों में वापसी जो है वो नज़र आ रही है और वो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है। दिनेश कनेरिया ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिए, कहा कि क्रिकेट ही मेरा सब कुछ है, दूसरा कोई रोज़गार नहीं है। पीसीबी मेरा मौक़िफ़ आईसीसी में पेश करे, इसी पर बात कर लेते हैं। इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? देखिए, दिनेश कनेरिया का अपनी दरख्वास्त में ये कहना है कि पीसीबी जो डोमेस्टिक क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको इजाज़त दे, बल्कि जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी इल्ज़ाम आया है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम था, उन्हें भी डोमेस्टिक लीग्स में शामिल कर लिया गया है, मगर मुझे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पीसीबी को फरीक बनाया गया है इस दरख्वास्त में, और उनका ये कहना है कि जो बाहरी प्रोग्राम है उसका हिस्सा ऐसे खिलाड़ियों को बना दिया गया है जिन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम थे, मगर मुझे नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए मेरा क्रिकेट ही सब कुछ है और मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे भी इस बाहरी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। ज़ाहिर है इनको बैन इंग्लैंड ने किया है, पाकिस्तान ने इनको बैन नहीं किया। पहले भी कई बार इस तरह की दरखास्तें दायर कर चुके हैं, इस तरह की बात कर चुके हैं, ख्वाहिशमंद ये रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का मुआहिदा है, पाकिस्तान इससे मुताल्लिक कुछ कर नहीं सकता। जी हाँ शुएब, ये इससे पहले भी इस तरह की इनकी दरख्वास्तें आई थी और वो अदालत ने निपटा दी थी, चूँकि पीसीबी ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि बराह रास्त पीसीबी की जानिब से कोई पाबंदी इस तरह की नहीं है। अब देखना यह है कि इस हवाले से पीसीबी का क्या मौक़िफ़ आता है। जबकि दिनेश कनेरिया ने अपने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनको शामिल कर लिया गया है बाहरी प्रोग्राम में, अब मगर इन्हें नज़रअंदाज किया है। तो अब इस हवाले से पीसीबी का जो मौक़िफ़ आएगा अदालत में, उस हवाले से भी हम जरूर नाज़िर। शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में पायलट ने छोटे तैयारे की हंगामी लैंडिंग की और उसे मसरूफ शारा पर उतार दिया। खुशकिस्मती से इस हंगामी लैंडिंग के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बड़ी स्मूथ लैंडिंग हुई। जब पायलट के करीब जब पायलट टेल्स बनी हुई थी ना, उसके करीब जब पहुंचा तो जहाज उसके करीब उड़ा रहा था कि अचानक से इंजन में खराबी पैदा होती है और उसने हंगामी लैंडिंग का फैसला किया। पायलट ने जहाज उतारने के लिए अच्छा, पायलट ने जहाज उतारने के लिए जिस हाईवे का इंतखाब किया, मुझे हंसी चीज़ आ रही है कि पायलट का दिमाग कितना तेज, आप चेक करें। ठीक है ना, जैसे कि पायलट की पाकिस्तान में भी जरूरत ऐसे पायलट होते हैं। वही तो कह रही हूँ, अगर कराची में होता शार फैसल पे उतारना पड़ता, शार फैसल पे किसी टाइम पे नहीं उतार सकते, वो तारों में फंस जाता, वो ना उतार सकते। यहाँ पे वहाँ पे तो ऐसा मामला नहीं है, वहाँ जरा हाईवेज ऐसे हैं कि उतारना आसान रहता है। हाँ, पंजाब में उतारना कुछ आसान रहता है क्योंकि वहाँ पर तो हमने देखा मोटरवेज है ना, महक मोटरवेज है वहाँ पे। वैसे हमने देखा हमारी एयरफोर्स ने वहाँ पे प्रैक्टिस भी की है, तो आने वाले वक्त में हम ऐसे भी देख सकते हैं। खैर, अभी एक और खबर ये है कि कोरोना वायरस ने जहाँ पूरी दुनिया को परेशानी में मुब्तला किया, वहीं अब तातीलात के बेमज़ा और बेरौनक होने के मामलात भी सामने आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल बेल्जियम से हम ले लेते हैं, जहाँ पर ये बात सामने आई है कि हुकूमत ने क्रिसमस के मौके पर अजीबो गरीब से कवानीन नाफिज किए। यानी हुकूमत ने लोगों को क्रिसमस डिनर की इजाज़त तो दी है, लेकिन यहाँ एक अजीब कानून ये नाफिज किया गया है कि डिनर के दौरान मेहमानों में से सिर्फ एक मेहमान ही बाथरूम इस्तेमाल कर सकेगा। यानी उसी शख्स को ही घर में जाने की इजाज़त होगी जिसने बिल देना है, बाकी मेहमान घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान में नहीं होना, शुएब हर डिनर से गायब होता। अच्छा, अभी खबर है अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन तैयार किया, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि बहुत कम वक्त में और बहुत कम खर्च पर मसनूई सियारचों को खला तक पहुंचा सकेगा। ये ड्रोन 80 फीट लंबा है और 18 फीट चौड़ा है, जबकि इसके बाजुओं का फैलाव 60 फीट है। इतनी बड़ी जिसामत के बावजूद इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सिर्फ 1 मील लंबे रनवे की जरूरत है। अच्छा तो ये खबर ये मैंने अच्छा इसलिए कहा है आपको क्योंकि ये जो अच्छा लफ्ज़ जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब ये लफ्ज़ दुनिया की मोतबर अंग्रेज़ी डिक्शनरी कैम्ब्रिज में उर्दू ज़बान के सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लफ्ज़ शामिल कर लिया गया है। अच्छा, डिक्शनरी में इसके मानी
खुशी और हैरत के इजहार के तौर पर बयान किए गए, जैसे कि मैंने भी इनकी खबर पर कहा। अच्छा, मिसाली जुमले में बताया गया है कि मैं इसे आधी कीमत पर ख़रीदने में कामयाब हो गया। फिर मिसाल में दूसरे शख्स की जानिब से खुशी और हैरत के इजहार के तौर पर लफ्ज़ अच्छा लिखा गया। अच्छा, आप अपनी अम्मा को कुछ कहना तो वो हम कहेंगे अम्मी ये चीज़ अच्छा। अच्छा, ये पंजाबी माँ कहती हैं अच्छा, तो ये तो यहाँ पे अच्छा का मतलब कुछ और होता है, कुछ और होता है कि जुत्ती वाला होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों है, ये हर शहरी के जहन में सवाल है। फिर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादातर शहरों में मैस ट्रांजिट का ना होना है, क्या डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम होना भी इसकी एक वजह समझी जाती है। कई लोगों की यही सोच है कि या फिर हुकूमत की पॉलिसीज़ इसकी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ नई गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक में लाखों किलोमीटर चली हुई पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो है उसकी कीमत भी आसमान को छूती नजर आ रही है कि जापानी गाड़ियाँ जो हम लेते हैं या जो भी, उसकी भी कीमतें आसमान पे है। या यूँ कह रहे थे महक, जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं जिनका पाकिस्तान पर राज इस तरीके से कि ज़ाहिर है हमारे पास गाड़ियाँ बनती तो हैं नहीं, हमारे पास तो असेंबल होती हैं, सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। 3 मेजर कंपनीज होंडा, टोयोटा एंड सुजुकी, इनके ज़ाहिर यहाँ पर शोरूम्स हैं और यही गाड़ियाँ देती हैं। और इसमें हमने देखा है कि वो वाला मामला नहीं है कि जून जुलाई में बजट आएगा तो गाड़ियाँ महंगी होंगी, चंद महीने बाद लाख रुपए इस पर कीमतें बढ़ जाती हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, असेंबल यहाँ पर हो रही है तो क्या स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, कोई पॉलिसी बदल गई है। क्योंकि पॉलिसी की जहाँ तक बात है तो एक इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई थी, इलेक्ट्रिक पॉलिसी नहीं, व्हीकल पॉलिसी ऐसी आई थी कि जिसके बाद हमने देखा कि बहुत सी और कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं। हम इसी मामले पर बात करेंगे। शहजाद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार डीलर एसोसिएशन को। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। सर थोड़ा सा आसान करके बताएं कि वही गाड़ी जो मैंने 2016 में ली थी 10 लाख की, आज वही गाड़ी 17 लाख पे पहुंच गई, यानी चौथे साल में वो गाड़ी 7 लाख उसमें कीमत बढ़ गई है। ये हुआ क्या है इन 3-4 सालों में? मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त कर दूं। जी 2016 और 2020 तो ये तो 4 साल 5 साल हो गए। 2.5 साल में गाड़ी की कीमत डबल हो गई है। अच्छा। 2.5 साल में, यानी मौजूदा हुकूमत आई तो मिसाल के तौर पर टोयोटा करोला की कीमत 12 लाख थी, वो 24 लाख हो गई। जो 24 लाख वाली थी वो माशाल्लाह 46 लाख की हो गई। अच्छा जी। अच्छा देखें, सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि सुजुकी टोयोटा होंडा ने, ख़ासकर सुजुकी ने 1982 में यहाँ प्लांट लगाया और टोयोटा और होंडा ने 90 के अंदर, और हर के साथ जो हमारा एक MOU साइन हुआ था जिसे कहते हैं डिलीशन प्रोग्राम, वो उस पर लिखा है वाज़े तौर पर कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ जाएगी। लेकिन तो आज 32-33 साल सुजुकी को हो गए, आज 28-29 साल जो है टोयोटा होंडा को हो गए। आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबलर्स हैं। अच्छा देखिए, इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशनें थी कि वो असेंबल कर रहे हैं पाकिस्तान में गाड़ियाँ, लेकिन सारा पार्ट्स उस ज़माने में ये लिखा हुआ था कि जापान से आएगा। उस ज़माने में जी, यानी एक एग्रीमेंट हो गया कि जी सारा जापान, क्योंकि जापानीज़ असेंबलर्स हैं ना, तो जापान से सामान आएगा। लेकिन 2012-13 में इन्होंने एक और गेम खेला और वो कंडीशन भी ख़त्म करा दी। आज दुनिया के मुख्तलिफ 40 मुल्कों से CKD, SKD और असेंबली आ रही हैं, जिसमें 90% इनका जो पार्ट्स है वो चाइना से आ रहा है। मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि जो पार्ट्स, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक पार्ट्स है, इसकी कीमत जापान में $1 है, यही पार्ट्स जो चाइना में है वो $1 में 12 हैं। अच्छा, अब फ़र्क देखें, चाइना जी। अब मेरा मकसद कहने का ये है कि जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं वो हमारे मुल्क में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ियाँ नहीं हैं। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। एक आम शख्स जैसे मैं हूँ, मेरे समझने के लिए अगर मैं कोई गाड़ी खरीदती हूँ वो महंगी है तो मैं क्या सोचूं कि गाड़ी क्यों महंगी है? पॉलिसीज़ हुकूमत की ऐसी है? देखें, पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हो गई कि इनके मुकाबले में जो बाहर से गाड़ियाँ आती थी ना, वो हुकूमत ने 2019 में एक ऐसा SRO पास किया जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ ना होने के बराबर आ रही हैं। यानी 2018-19 में वो गाड़ियाँ 85,000 आई, लेकिन इस साल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा 10 से 12,000 गाड़ियाँ आएंगी। तो मुकाबले की फ़िज़ा ख़त्म हो गई। फिर वो गाड़ियाँ भी महंगी क्यों हैं कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ऐसी आ गई उस SRO के ज़रिए कि जो गाड़ी भेजने वाला शख्स है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे। अच्छा, हमारे पास जो ड्यूटी, जो गाड़ियों का जो स्लैब है, ड्यूटी स्लैब, वो कम से कम 140% से लेके 325% तक है।
इस्तेमाल शुदा जो जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं उसके ऊपर, जबकि लोकल असेंबलर जो अपनी गाड़ियाँ जिसके लिए CKD SKD और असेंबली इंपोर्ट करता है उस पर 0% से लेके और 30% तक ड्यूटीज़ हैं मुख्तलिफ। तो मुल्क में, हमारे मुल्क में तो गाड़ियाँ महंगी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनके प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो इतने बड़े पैमाने पे चले गए हैं। अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि सुजुकी के जो शेयर्स हैं वो 72% है, जबकि पाकिस्तान के शेयर 28% है। टोयोटा और अपना होंडा के अंदर 51% जो है वो जापान के हैं और 49% पाकिस्तान के हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हमारे मुल्क में जो इनको चेक करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर EDP इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड, फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और जो हमारे सनत की जो मिनिस्ट्री है वो इसको चेक करती है, फिर वज़ीर जो सनत और तिजारत हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है। तो हाल अभी 3 दिन पहले 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिए गए। डॉलर पिछले 3-4 माह के अंदर यानी 10 रुपये कम हुआ है, 10 रुपए कम हुआ है, लेकिन यहाँ बढ़ गया। यहाँ कीमतें बढ़ा दी गई। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो पिछले महीने कीमतें बढ़ी हैं 1-1 लाख रुपए, इसकी जस्टिफिकेशन इन कंपनीज की तरफ से क्या सामने आती है? वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि यन जो है हम गाड़ियाँ यन में इंपोर्ट करते हैं, जबकि ये सब अगर कस्टम से डेटा निकाला जाए तो डॉलर्स में है सारी चीज़ें। ये करते ये हैं कि असल में झूठ बोलते हैं ये। ओके, ये हुकूमत से भी झूठ बोलते हैं, आवाम को भी जो है इस वक्त देखें ना, मिसाल के तौर आप और मैं किसी भी कंपनी के पास जाके जब मैं फुल पेमेंट दे रहा हूँ तो मुझे गाड़ी दे दें, वो आपको 7-8 महीने का टाइम दे रहे हैं। इस वक्त टोयोटा की हालत ये है कि इनकी गारंटी के ऊपर 5 लाख रुपए होने। अगर आपकी हिम्मत फॉर्चूनर ख़रीदने की है, जो मैंने कहा 2.5 साल पहले 50 लाख की थी, आज 1 करोड़ की है, उसके ऊपर 13 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग, आप ब्लैक के पैसे देंगे तो आपको गाड़ी मिलेगी। यही सूरत हाल सुजुकी की, यही होंडा की है। और मज़ेदार बात, कुछ 4-5 प्लेयर्स आपने कहा जी नए आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं, वो भी इसी रंग में रंग गए। अच्छा जनाब, चाहे वो क्या हो, चाहे वो होंडाई हो, चाहे वो MG की गाड़ी आएगी, 7-7 लाख रुपए ऑन नॉन ब्लैक में आपको गाड़ी खरीदनी पड़ रही है। सर, इससे मुताल्लिक कोई कानून साजी नहीं हो सकती कि ऑन पे मामला ना जाए? सर, मैं तो कहता हूं कि कीमत पे भी मामला ना जाए। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जापान से तो ये CKD SKD असेंबली इंपोर्ट नहीं कर रहे, ये तो दुनिया के उन ममालिक से ये बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जहां उसकी कीमत है ही बिल्कुल बहुत कम। ठीक, तो सिर्फ चेक करने का यह है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं आपको एक, शायद आपको ये लतीफ़ा लगे, लेकिन मैं लतीफ़ा नहीं सुना रहा, आपको हकीकत सुना रहा हूँ। हम पड़े हैं चीनी और गेहूँ के पीछे। मैं कहता हूँ खुदारा वज़ीर आज़म साहब और उनकी पूरी कैबिनेट से मैं कहता हूँ ये लोकल असम्बलर माफिया का एहतसाब कर लें, आप तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। इतनी बड़ी करप्शन है। अच्छा, इतनी बड़ी करप्शन। देखें जी, इंपोर्ट होने जब जाती थी गाड़ियाँ जो TR बैगेज गिफ्ट में आती थी तो ये कहते जी मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। और भाई ये जो ब्लैक में जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही है ये क्या है? यानी सर आपको लगता है कि वो जो चीनी माफिया की बात इमरान खान साहब करते हैं, ज़ाहिर है अपनी सफ़ों में बैठे होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी अपनी अपनी फिर शुगर मिल्स होती हैं, क्या ये मामला यहाँ पर भी ऐसा है? 100% है। अच्छा जी, जो ऑलरेडी 3 कंपनीज असेंबलर्स हैं वो भी, जो बाकी आ रही हैं वो भी, उनके अंदर भी उनके लोग बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनके कजन बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा कहाँ की तरफ है जी। अच्छा देखिए, बात पता है क्या, एक बोर्ड बना हुआ है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उसका काम यह है कि लोगों को अच्छी मेयारी गाड़ी देना, रोड स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ, क्वालिटी के साथ, पेट्रोल एवरेज, एक्सेसरीज। आज तक हम महरूम हैं एयरबैग से। बिल्कुल ऐसे 20 साल पुरानी आप अगर जापानीज गाड़ी लें तो 2 एयरबैग मिलेंगे। आज भी हम स्ट्रीट बेल्ट पर हैं। अगर आपने एयरबैग लगाना है तो फरमाइशी प्रोग्राम 3,60,000 रुपये आपको एक एयरबैग के देने। क्या पाकिस्तानी आवाम की जान इतनी मतलब सस्ती है? क्या जापान के अंदर वो अपनी आवाम की जान की कीमत नहीं समझते? अब तो जापान में 8-8, 10-10 एयरबैग लगे हुए आते हैं और दुनिया की नंबर 1 गाड़ी जापान अपनी आवाम को देता है। और वही हम जो वहाँ पर गाड़ी चलती है, जो लोकल इस्तेमाल होती है, वही गाड़ी हम यहाँ लेकर आते हैं। आज भी मैं हुकूमत से कहता हूँ कि इनके मुकाबला अगर करना है, इनके प्राइसेस अगर नीचे लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़े झूठे हैं, आपको ऐसा हिसाब किताब में फंसाएंगे, ऐसे उनके फाइनेंस लोग उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं कि आप तो कहेंगे ये तो अभी लॉस में।
अच्छा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इसका वाहिद हल ये है कि आप डायरेक्ट कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें। आपने देखा ना, आज आपने इतना मुश्किल कर दिया है, और वो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा है, डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। 3-3 महीने गाड़ियाँ यहाँ पोर्ट पे खड़ी रही, एक सिर्फ नाहल अफसर की वजह से कि उसने ये कह दिया जी एबीएन जो है वो एबीएन के थ्रू ये पेमेंट नहीं आई। भाई बहुत सारे ममालिक में आज भी, अमेरिका जैसे ममालिक में, जापान जैसे ममालिक में एबीएन इस्तेमाल नहीं किया था। नॉर्मल जो है उसके बैंक अकाउंट नंबर होते हैं। हाँ। आपने वो रोक के 3 महीने तक गाड़ियाँ पोर्ट पर सड़ती रहीं, लोगों को करोड़ों रुपए जो है वो डैमेज देना पड़ा। गलती किसकी? कस्टम की। यानी कस्टम कौन है? हुकूमत है पाकिस्तान। और नुकसान कौन बर्दाश्त कर रहा है? समंदर पार पाकिस्तानी। एक छोटी गाड़ी के ऊपर इस 3 महीने के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख, उससे बड़ी गाड़ी के ऊपर 3 से 3.5 4 लाख, और अगर इसकी बड़ी गाड़ी आई है तो 25-25 30 लाख रुपए लोगों ने डैमेज दिया है। अच्छा, एक और देखें कितना बड़ा जुल्म है कि एक तो केपीटी की बर्थ है, इसके अलावा कुछ बर्तें इन्होंने अपने प्राइवेट लोगों को दे दिए, प्राइवेट कंपनी को दे दिए। वो लूटमार में लग गए। वो जब कह रहे हैं कि गाड़ी वाले पाकिस्तान वाले हम यहाँ लूट रहे हैं तो हम क्यों ना लूटें, हम भी अपना शेयर लें। अब केपीटी की जो बर्थ पे गाड़ी लगती है तो उसका पर डे मिसाल के तौर पे 100 रुपये है। ठीक। इनका पर डे जो है वो 10,000 रुपये है। आप मुआवजा तो करें। एक इतनी बड़ी चोट। मैं ये हुकूमत से अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, जो पूरी कैबिनेट से अपील करता हूँ कि क्या समंदर पार पाकिस्तानी आपको अरबों खरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान भेजता है। हाँ। और उसके साथ जो एक गाड़ी अगर वो अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने ब्लड रिलेशन के लिए भेजता है, और उसके ऊपर आपने कंडीशन डॉलर ड्यूटी की भी डाल दी, उसके बावजूद वो आज भी गाड़ियाँ, आज भी गवर्नमेंट ने वो फैसला वापस ले लिया। एबीएन वाला जो फैसला था वो वापस ले लिया, लेकिन आज भी 25-25 30 दिन जो है ये कस्टम के अंदर जो नाअहल लोग बैठे हैं वो अब भी उसकी वेरिफिकेशन में लगा रहे हैं। नाअहल कहें उन्हें या बददियानत कहें? बददियानत भी कहें और नाअहल भी कहें। तो सर आपकी नज़र में इसका हल यही है कि हुकूमत को चेक एंड बैलेंस अपना सही रखना चाहिए? देखें, मेरी तो डिमांड ये है कि अगर इस देखें ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जन्नत है पाकिस्तान में, जन्नत से कम नहीं है। इतना पैसा है, अगर ये ईमानदारी से काम करें, आप बिलीव करें, जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, वो यार मोटरसाइकिल कैसे जाएगा उस पर? उसे एक छोटी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी चाहिए। हाँ। आपके पास वो गाड़ी नहीं है। आप जो एक आल्टो लेकर आए 650 सीसी की, हमें खुशी थी कि यार पाकिस्तान ने भी एक असेंबल्ड तो चले, असेंबल्ड की गाड़ी। वो देखें, आज से 1 साल पहले उसकी कीमत जो थी उन्होंने 10 लाख रुपए निकाली थी, उसको 16 लाख की कर दी आपने, और उस पर भी चोरी की आपने। सेमी हाइब्रिड सिस्टम वो निकाल दिया आपने। जापान में वो गाड़ी पे लगा हुआ है, इंडिया में लगा हुआ है। इंडिया के अंदर वो गाड़ी 2.25 लाख की है। अगर उनका रुपया मजबूत है, हमारा कमजोर है, तो भाई वो बहुत डबल कर लो भाई, 7 लाख रुपए पकड़ लो, बिल्कुल डबल से भी ऊपर ले लो। आप 16 लाख की दे रहे हैं, उस पर भी 35-40 हज़ार रुपए ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उस पर भी। सर मुझे एक बात समझाइएगा कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जो बाहर से गाड़ियाँ पहले फॉर एग्जांपल अगर आ रही थी 85,000, अब आ रही हैं 10,000 जी। जो लोकल असेंबली इस वक्त पाकिस्तान में, इनकी इस साल सेल क्या रही? क्या सेल बहुत बढ़ गई? नहीं, सेल बढ़ नहीं गई। कोविड-19 की वजह से इनकी सेल कम हुई। ठीक है। और जो कोरोना से पहले कम हुई, इसकी वजह से प्राइस बढ़ा देता कि पूरा कर लें। यस, मैं आपको उसी पे ला रहा हूँ अभी। देखें, हुआ ये है कि 6-7 महीने प्रोडक्शन बंद रही। ठीक। जो 6-7 महीने पहले जो गाड़ियों का स्टॉक था ना, चाहे इनके पास था चाहे इनके ऑथराइज डीलर के पास, वो इस 7 महीने के बाद अरबपति बन गए। बहुत बढ़ गई। प्राइस के अलावा ब्लैक मार्केटिंग ऑन वाला मामला। ऑन नहीं यार, ऑन नहीं कहा, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केट, ब्लैक में गाड़ी ले रहे हैं यार। ठीक है। ये नहीं, जो ऑन इज इलीगल, ये अनलीगल है यार। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि सब तरफ से पाकिस्तानी आवाम को ही लूटा जा रहा है। ठीक। क्या ये इतनी बड़ी मिनिस्ट्री जो बैठी है, फिर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं इस पे हाथ डालते भाई? क्या वजह है? ठीक। एक बात सर मुझे और बताएं कि क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इसलिए वो SRO वाले बात भी की, और इसलिए हम चाहते हैं कि लोकल असेंबलर्स को प्रमोट किया जाए ताकि डॉलर पाकिस्तान से बाहर ना जाए। सर गाड़ियाँ तो ऑलरेडी बाहर से ही आ रही हैं, पार्ट्स तो बाहर से आ रहे हैं, डॉलर में पे किया जा रहा है, तो बाहर जा रहा है। आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताऊँ कितना पैसा आपका CKD SKD और असेंबली की इम्पोर्ट में जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2 खरब रुपए इनकी सिर्फ CKD SKD और असेंबली इंपोर्ट में हो रहा है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक गाड़ी पहले, अब तो हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं हमें कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें। पहले TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा था और पाकिस्तानी अवाम या उनके रिश्तेदार या उनके बहन भाई पाकिस्तानी करेंसी में ड्यूटी भर रहे थे। आप मुझे बताएं, कोई 85,000 आइटम
80 से 85 हज़ार आइटम आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएंगे कितनी आइटम के अंदर आप डॉलर ड्यूटी लेते हैं? सिंगल किसी के अंदर भी नहीं। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी के ऊपर, वो भी इसलिए कि ये लोकल असेंबलरों के इमाम पे। आज इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का जो अपना अमला है उनके अंडर में, वो कौन है? वो पापाम और पामा के लोग बैठे हैं। इस पर इसका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। जब वो चीनी और गंदम की बात कर सकते हैं, व्हाई नॉट दिस थिंग कि गाड़ियाँ क्यों महंगी हो रही हैं, कि जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, आपने मुतालबा कि कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक। देखें, आप तक जब तक मुकाबले की फिजा कायम नहीं करेंगे, जब तक एक पहलवान अखाड़े में होगा वही कहेगा मैं ताकतवर हूँ, जब तक उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा। कंपटीशन होना चाहिए, आवाम को सस्ती म्यारी, क्योंकि जब तक कंपटीशन था हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उतने ही पैसों में जापानी इंपोर्ट कर लें या कि पाकिस्तानी असेंबलर गाड़ी ले लें, तो फ़र्क होता था कि पैसे उतने ही गाड़ी अच्छी मिल जाती थी। अब वो कंपटीशन की फ़ज़ा नहीं है, वी हैव नो ऑप्शन, हमें यही गाड़ी लेनी पड़ती है, जितने दाम देने पड़े उतने ही दाम देने पड़े। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुताबिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मौज़ूआत अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इस पर बात करने से पहले श्रेय मैं आपसे पूछूंगी, आपने कभी साइकिल चलाई है? बहुत। अच्छा, और 71 साल की उम्र में जब आप पहुंचेंगे साइकिल चलाएंगे? इन्हें आप कह रहे हैं 2 साल बाद? बहुत जल्दी पहुंच गए आप। वैसी बात की है। तब हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे बुजुर्ग साइकिल सवार से जिन्होंने लोगों में सेहत की आगाही के लिए साइकिल चलाई। हम बात करें 71 साला ख्वाजा ज़हीरुद्दीन की, जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से और साइकिलिंग क्लब अर्ली बर्ड राइडर्स के बानी हैं, जो रज़ाकाराना तौर पर लोगों में सेहत की आगाही और साइकिल चलाने का शौक पैदा करने के अलावा इसकी तरबियत भी दे रहे हैं। जनाब ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साइकिल पर टूर डी खुंजराब का हिस्सा भी रहे और अब उन्होंने कराची से गवादर तक साइकिल पर सफ़र किया। कराची से गवादर तक साइकिल पर सफ़र, माय गुडनेस, ये जर्नी कैसी रही, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया उन्होंने। खालिद साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum. I'm looking very energetic. Yes, Thank you are very much energetic. कि आपने कोई भी डस्ट पड़ने से पहले हमारी यादों पे हमें बुला लिया। क्या बात है, अल्लाह करे कभी डस्ट ना पड़े सर। और आप तो एक याद के बाद दूसरी याद बना लेते हैं। एक टूर खत्म होता है, दूसरे टूर पर आप चल पड़ते हैं, पहिया आपका रुकता ही नहीं है। ये जिंदगी का पहिया है, तो शुएब भाई इसको ऐसे ही चलना है। लाइफ इज टू go on. True that, and cycle has to go on too. ऐसे ही लग रहा है आपकी कुछ तस्वीर देख के। सर मुझे बाकी सफ़र से पहले ज़रा ये बताएं, कराची से गवादर कितने दिन का सफ़र था, कहाँ स्टे किया? अच्छा जी, इस तरह से है कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ये देखा कि हमारे मुल्क के पास इतनी बेहतरीन ये कोस्टल रूट है, और मैं पहले यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में भी रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स में मैंने थ्रू आउट काम किया है। और उसके बाद जब मैं मुल्क में आया तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि साइकिलिंग के हवाले से हम अपने लोगों में, स्पेशली यूथ के अंदर जो सेल्फ इस्टीम है उससे हाई करें। और सेल्फ इस्टीम जिन लोगों की हाई होती है वो मेंटली हाई होते हैं, और मेंटली जो लोग हैं हेल्दी, वो एक कौम बनते हैं। तो इसको लेकर हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर साइकिलिंग के ज़रिए एक तो टूरिज़म को प्रमोट किया और एजुकेशन को प्रमोट किया। और इसी हवाले से ये एरिया जिसमें ज़िक्र बहुत ज़्यादा गवादर का है, तो इसमें मैंने महसूस किया कि ये बिल्कुल इसको हाईलाइट करना है। और बार बार हमारे लिए बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं कि इस एरिया में ये हो रहा है, बलूचिस्तान वाले लोग ये कर रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता था कि देखिए, हमने उस पूरी कोस्टल रूट पे साइकिलिंग की है, सब शहरों में गए हैं। सबसे पहले जो हमें कुन मलीर है, इट इज़ ए ब्यूटीफुल बीच, उस पे पहुँचे, और मारा पहुँचे, गवादर गए, और रास्ते में हमें एक बूजी पास कहलाता है जो टॉप है, उसे क्रॉस किया। तो कुदरत की तराश खराश जो है इतनी खूबसूरत है कि देखने के लायक है। और इसके लिए मेरे दिल में एक लफ्ज़ आया है, और अगर उसकी इजाज़त दें तो मैं शेर की शक्ल में कहता हूँ,
वो कहते हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, तो मैंने कहा हुस्ने मकरान कोस्टल रूट की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीं 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 आफरीं। क्या बात है ख्वाजा साहब, आपने जिस तरह से बताया कि आप लोगों के अंदर आगाही भी पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो अमन का चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना है, बहुत बड़ा काम है। साइकिलिंग क्लब भी आपने बनाया, अभी तक कितने लोग इस क्लब से मुंसलिक हैं? इस तरह से है जी कि इस साइकिलिंग क्लब का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, ये साइकिल चलाना तो एक बहाना है, बाकी जो काम है इसके अंदर सेल्फ इस्टीम को प्रमोट करना है और उसके साथ साथ अपने जो हमारी यूथ है उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है और लोकल लोगों को अनेबल करना है, एंड अंडर प्रिविलेज जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है और अर्ली बर्ड राइडर्स भी इसी वजह से बनाई गई। और मेरे इर्द गिर्द जो साथी हैं, हम कोई 2500 से ज़्यादा मेंबर हैं, हम एक ग्रुप की शक्ल में हैं और उसमें हमने कोई 1500 से ज़्यादा लोगों को, 1500 से 2000 को साइकिलिंग के लिए अनेबल किया है, जिसमें 200 फीमेल्स भी शामिल हैं जिनको हम शीरोज़ कहते हैं। अगर आप मेरे इधर देखेंगे, जो मैंने अपनी जर्सी पहन रखी है, इसके ऊपर जो हमारा लोगो है उसके ऊपर अर्ली बर्ड राइडर्स और नीचे EBR शीरोज़। तो शीरोज़ इज़ ए पैरेलल वर्ड फॉर ए हीरो। तो लाइक शुएब इज़ ए हीरो एंड महक इज़ ए शीरो। सो अभी तक हमने 200 शीरोज़ को ट्रेन किया है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाहिद साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी क्लब है। हम एक रिक्रिएशनल साइकिलिंग प्रमोट करते हैं जिससे एक बावका का बने, ऐसा ना लगे कि साइकिलिंग के हवाले से ये देखा जाता है कि ये चौकीदार आ गया है या ये ड्राइवर है या ये हमारे घर का खनसामा है। तो ये चीज़ को भी मैंने महसूस किया ताकि लोग अपने अंदर एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस पा सकें, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मेरा एक पैशन है, काउंसलिंग, कोचिंग एंड, और ये मैं साइकिलिंग के जरिए करता हूँ। यानी जितना मैं समझ पाऊँ कि आपकी ये ख्वाहिश और आप ये चाहते हैं कि जब आप किसी से सवाल करें कि हाउ डू यू कम्यूट टू वर्क, तो जवाब आए विद साइकिल या ऑन साइकिल, तो ये आप चाह रहे हैं। दैट इज। और इसके लिए शुएब भाई हमने साइकिल टू स्कूल, साइकिल टू वर्क एंड साइकिल टू यूनिवर्सिटी का भी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिया हुआ है। 2 साल से बाकायदगी से हमारे मेंबर्स जो हैं वो अपने ऑफिसेज में साइकिलों पे जाते हैं। जरा फिगर्स दें 10 सर, से 12 किलोमीटर का ख्वाजा साहब, ये प्लीज फिगर दें कि आपके इस मुहिम के बाद कि अब लोग ऑफिस भी साइकिल पर जाएं, ये कहने के बाद, ये करने के बाद कितने लोग अब ऐसा हैं जो कि पहले गाड़ियों पर जा रहे थे, बाइक्स पर जा रहे थे, अब वो साइकिल पर जाते हैं अपने ऑफिस? जी उनकी तादाद जो है वो बहुत कम भी नहीं है, लेकिन ये देखिए कि जो हमारे साथी हैं वो कम से कम 15 से 20 ऐसे हैं जो रेगुलर साइकिलिंग से जाते हैं, लेकिन ऑफ एंड ऑन भी जाते हैं। जैसे हमारे इस्लामाबाद का जो है माहौल, जैसे आज यहाँ बारिश हो रही है तो साइकिलिंग से कम्यूट नहीं हो सकता। सही। तो लेकिन ये एक बहुत ही फेवरेबल सिटी है कि इसमें साइकिलिंग जो है, इसमें हमारी ICT जो है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला साइकिल टू स्कूल में हमें काफ़ी कामयाबी हासिल हो रही है और मैं एक अपना मिशन वहाँ से लेकर आया हूँ। जब ये मैं गवादर से आगे एक जगह है जी, पुष्किन एक टाउन है, और ये वेस्टर्न ऐसे जो कर्व है, अगर आप कभी देखते हैं गवादर की जो है तस्वीर को या मैप को, तो उस गांव के पास, उस टाउन के पास एक शैबी विलेज था। मैं वहाँ पे भी जब गया तो मेरा जो इमेज ये बना कि यहाँ पर हमें पुष्किन और शैबी के दरमियान 7 किलोमीटर का फासला है। तो स्टूडेंट्स जिनसे मिले तो उनके अंदर बड़ी तड़प थी कि वो यहाँ पे से वहाँ स्कूल जाते हुए पैदल जाते हैं। तो अब मैंने मिशन बनाया है कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा कि वहाँ पर हम उन्हें साइकिलें मुहैया करेंगे और वो साइकिलों से जाएं। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने से लोगों में इसकी जो है अवेयरनेस आएगी, और हमें जिस जगहों पे भी जाएं वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, उन्हें अनेबल करना होता है ताकि वो अपने वसाइल
और अपने मामलात और अपनी जगहों से ज़्यादा फ़ायदा उठा। बिल्कुल। और ख्वाजा साहब ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है और मेरे ख्याल से कि ये चीज़ चलती रहनी चाहिए क्योंकि इस चीज़ को पाकिस्तान में प्रमोट करना इंतहाई ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया आपका। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उन मसाइल की बात करते हैं जिनका ताल्लुक़ है आपसे, जिनका ताल्लुक़ है हमसे। अक्सर लोग कमर के दर्द का शिकार रहते हैं, जिनके लिए उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि सोना भी मुश्किल हो जाता है। और ये एक आम सा तासुर है कि कमर के निचले हिस्से में दर्द हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है। क्या वाकई ऐसा है, जिसकी शिकायत अमूमन जो है 20 से 25 साल की उम्र के लोग भी कर रहे होते हैं? यानी 20 से 25 साल कोई ऐसी एज नहीं जिसमें आप हड्डियों के दर्द का शिकार हो। लेकिन अब एज ब्रैकेट की बात कर रही हैं। देखिए आप माशाल्लाह 30+ हैं और आपकी अब कमर में दर्द शुरू हो गया, ठीक है। आमतौर पर गर्दन और कमर के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है और इसका इलाज हम वक्ती कर लेते हैं। क्या करते हैं, थेरेपी ले लेते हैं, कोई मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, हल्का सा भी सही होता है, हम कहते हैं ठीक है। लेकिन इससे छुटकारा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कम उम्र के हैं, यानी शुएब जैसे अगर आप हैं, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दें। इसी पर नहीं, आप जिस भी उम्र के हिस्से में आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि पेन के साथ रहना नहीं है। ये वो वाला मामला नहीं होता कि यू हैव टू मैनेज द पेन, यू हैव टू क्योर इट, यू हैव टू ट्रीट इट, कि उसकी रूट कॉज क्या है। तो हम इस पर बात करेंगे। वी हैव विद अस पेन कंसल्टेंट डॉक्टर आगा सज्जाद विद अस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, थैंक यू, थैंक्स। और लेकर आ गए आज फिर आप एक ढांचा जिसमें आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि इस ढांचे की मदद से तो आप सब ये समझें कि बायो की क्लास चल रही है और डॉक्टर साहब आ चुके समझाने के लिए। पेन लेके और पेपर लेके बैठ आप जरा समझाएं सर। पहला मेरा सवाल ये है कि दर्द पट्ठों का है, मसल का है या बोन का है, जॉइंट का, ये कैसे मालूम होता है? पेन को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं? पहले तो ये बात करें कि आज हम लोग कमर ये डिफाइन की जाती है और इसका निचला हिस्सा जिसको हम कूल्हे या बटक्स या निचला हिस्सा कहते हैं, उसके दर्द पे बात करते हैं। ओके। हमारे यंगेस्ट पेशेंट 15-16 साल के हैं। अच्छा। तो इसलिए एज जितनी बढ़ती है पेन बढ़ता जाता है। अगरचे शियाटिका का भी थोड़ा कंपोनेंट आ सकता है नीचे, लेकिन ये वाला कूल्हे का दर्द ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। और दो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। एक तो ये कि सबसे इन दर्दों में ये जो जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट, अच्छा, ये जोड़ है। ये कोई डिस्क नहीं है, कोई नर्व नहीं है। इस जोड़ का दर्द बहुत कॉमनली देखा जाता है, बहुत कॉमनली। और लोग इसे इग्नोर करते हुए भी नजर आते हैं। जी हाँ, अगेन थोड़े अरसे का दर्द, एक हफ्ते का दर्द, आपने पैराडोल खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, एक्सरसाइज कर ली है, लेकिन अगर बार बार आ रहा है, जा रहा है, आपकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो फिर उसकी तशख़ीस कराना ज़रूरी है। सही। मोस्ट कॉमनली दो लोगों में ज़्यादा देखा जाता है इस जोड़ का दर्द। एक तो डिलीवरी के बाद बहुत देखा जाता है और काफ़ी औरतें इस जोड़ के दर्द को रिलेट करती हैं कि उनको ऑपरेशन के लिए, सी सेक्शन के लिए जो इंजेक्शन लगा था, मेरी बहनों इंजेक्शन यहाँ लगता है। और 10,000 पॉपुलेशन पे कनाडा में स्टडी हुई थी जिसमें 5,000 को इंजेक्शन लगा था और 5,000 को नहीं लगा था। अच्छा। और उनमें से 3 to 5% औरतों को कमर का दर्द हुआ, चाहे उनको इंजेक्शन लगा या चाहे नहीं लगा। खुद अरकुन निसा, औरतों का दर्द स्टार्ट ही औरतों से, मतलब औरतों में इतना कॉमन था, तो डिलीवरी के बाद 3 से 5% औरतों को कम या ज़्यादा या मॉडरेट कमर का दर्द होगा। सर आई एम सॉरी बट ये अरकुन निसा, दिस इज जेंडर स्पेसिफिक? नहीं, ये स्टार्ट हुआ था, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। दोनों में इतना ही कॉमन है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब उर्दू में हुआ होगा तो उसको इस चीज ये नाम दे दिया। ये दोनों में कॉमन कैसे? अगर आपने मुझे बताया कि डिलीवरी की वजह से खवातीन को हो रहा है, तो फिर मर्दों की रीज़न क्या है? मर्दों की रीज़न फिर हम वो अपर बैक पे आ जाएंगे अच्छा। और इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में या नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। मगर इस वक्त हम लोग को सैक्रोइलियक जॉइंट पे फोकस करना है। तो उसमें ये होता है कि कुछ स्ट्रेचिंग खास एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं। अगर उससे आराम ना आए तो एक बहुत ही छोटा सा टीका होता है, इंजेक्शन होता है, जिससे 60-70% लोगों को आराम आ जाता है। कभी कभी एक लगाना पड़ता है। अगर दर्द पुराना होगा 5 साल का, 10 साल का, तो उसमें शायद 2-3 दफ़ा कोर्स का लगाना पड़े। वो टीका क्या पेन किलर है, स्टेरॉइड है, क्या है? वो स्टेरॉइड है और बहुत स्मॉल डोज है। क्योंकि जोड़ जो होता है
वो उसके अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि उसके अंदर डिलीवरी के बाद वरम आ गया है, स्वेलिंग है। तो उसके अंदर अगर टीका लगा दिया जाए तो उससे वो स्वेलिंग बैठ जाती है, क्योंकि ओरल दवाएं जो होती हैं वो पूरे जिस्म में जाती हैं और ये बड़ा स्पेसिफिक टारगेटेड होता है, तो इससे काफ़ी लोगों को आराम आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम डिलीवरी के अलावा वाली पेन्स की बात करें, जैसे हम 20 साल या 18 साल की बच्ची की या लड़के की बात करें, उन्हें क्यों दर्द होता है? फिर जैसे वो अक्सर शिकायत करते हैं कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द है, उसकी क्या वजह है? इसकी मैं एक और वजह बता दूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन भी आंसर कर दूंगा। इसकी एक और वजह यह है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग। अच्छा, दैट मींस 8-8 घंटे ऑफिस में बैठना। 8-8 घंटे ऑफिस में बैठना, जल्दी छुट्टियां हाँ जल्दी छुट्टी मिलेगी, और प्रोलॉन्ग ड्राइविंग। ओके, आप देखते होंगे 8 घंटे ड्राइव करने के बाद सक्कर कहीं गए या लाहौर वाहौर गए, उसके बाद जब ऐसा होता है, ठीक है, तो वो जॉइंट भेजना बंद कर दें। मैं बाय एयर जाती हूँ, मैं बाय रोड नहीं जाती। असल में ये होता है कि जॉइंट जब तक चलता रहता है उसमें चिकनाहट रहती है, लुब्रिकेशन रहती है। जब वो एक पोजीशन में रहता है उस पर जम जाता है, और जब आप खड़े होते हैं वो जॉइंट चलता है तो कभी कभी हड्डी पे हड्डी रगड़ खाती है, अंदर वरम हो जाता है, और उसकी वजह से सैक्रोइलियक जॉइंट या इस जोड़ का दर्द होता है। और कभी कभी 3-4 दिन में चला जाता है, लेकिन अगर आपकी हर रोज़ 8-8 घंटे की ड्राइविंग है या आपको नया दिन रोज़ करना पड़ रहा है तो हमें नया दिन करने से कोई लेकिन हमें नया दिन 8 घंटे नहीं करना पड़ता ना, उसके लिए हमें काम जरूर करना पड़ता है, पर जरा हम आउटडोर कर जाते हैं तो हमारी मूवमेंट हो जाती है, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। दैट मीन्स एक हेल्दी रूटीन हो, एक्सरसाइज हो, मूवमेंट हो, बाहर जाना, कहीं इधर उधर से घूमना फिरना, तो उससे आप ठीक रहते हैं, क्योंकि आप बेसिकली आपकी मशीन है, चलती रहती है। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अक्सर ऐसा होता है सिर्फ एक टांग में दर्द है, ठीक है, और वो भी सिर्फ एक मखसूस हिस्से में दर्द है, उसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी 2-3 वजूहत होती हैं, मगर अगर एक टांग में दर्द, अगर दबाने में दर्द नहीं होता, अक्सर अगर दबाने में दर्द नहीं हो रहा तो मोस्ट लाइकली दर्द कहीं और से आ रहा है। अच्छा, ट्रैवल हो रहा है। हाँ जी, कहीं और से, उसका ओरिजिन, उसकी जड़ कहीं और है। ये 100% नहीं, लेकिन 60-70% वो होता है। जिस तरह से अगर टांग में दर्द जा रहा है तो हम सोचते हैं कि क्या वो इधर से आ रहा है, रक्त से आ रहा है, अगर दबाने में नहीं हो रहा। अगर दबाने में हो रहा है तो हो सकता है पट्ठों का हो। ये एक और चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो है टेल बोन पे। तो लोग बताते हुए काफ़ी एम्बेरस होते हैं। अच्छा, ये भी डिलीवरी के बाद बहुत कॉमन है। मोटरसाइकिल राइडर्स को बहुत कॉमन है, क्योंकि उनको झटके लगते हैं, और कभी कोई स्लिप होके अपने कूल्हों पे गिर जाता है, बटक्स पे गिर जाता है, तो ये वाला जो नोक वाला कॉक्सिस बोन है, जो ऊपर वाली बोन सेक्रम से जो जॉइंट होता है, ये ज़्यादा लूज हो जाता है और अंदर वरम हो जाता है। ये वाला इंसान चलने फिरने में तकलीफ नहीं होती, ये बैठ नहीं सकता, क्योंकि आप जब बैठते हैं तो आप इस नोक पे बैठते हैं। तो ये वाला पेन जो है वो काफ़ी ख़वातीन डिलीवरी के बाद, या लोग जो मोटरसाइकिल हैं, वो डॉक्टर को जाके बताते हुए मतलब कहते हैं हमारी कमर में दर्द है। अच्छा, डॉक्टर साहब हो भी सकता है उन्हें सही तरीके से बताना ना आ रहा हो ना, ये एक इसकी बड़ी वजह है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमारी गर्दन में दर्द है, गर्दन में नहीं, वो कहीं और दर्द हो रहा होता है, तो हमें लगता है वो गर्दन में दर्द है। exactly. इसकी भी एक यही वजह है। राइट, तो उसका भी 2-3 5-6 दिन के लिए आम नॉन स्टेरॉइडल दवाई खा के, उसकी जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि अगर आप जोड़ को 3 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक रेस्ट दें, तो उससे, और उस पट्ठों की एक्सरसाइज करें, तो काफ़ी लोग उससे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब कॉक्सिस पिलो मिलते हैं बाज़ार में, जिसमें बीच में सुराख होता है, और वो बड़े डिसेंट से होते हैं, जो आप कहीं लेके भी जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी को न मिल रहा हो तो 150-200 की वेस्पा की ट्यूब मिलती है, उस पर अच्छा सा कवर चला के बीच में सुराख होना चाहिए, ताकि आपके इस जॉइंट को रेस्ट मिले। और कीगल्स एक्सरसाइज, KEGALS, जिस तरह आप अपना बाथरूम रोक रहे हैं, जो डिलीवरी के बाद औरतों को बताई जाती हैं, ये एक्सरसाइज प्रिकॉशन, इससे काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं। ना हो तो इसके लिए भी इंजेक्शन आता है, आपको पता है, हर चीज़ के लिए मैंने इंजेक्शन रखा हुआ है। तो कॉक्सिस पेन बहुत कॉमन है, सैक्रोइलिक जॉइंट पेन बहुत कॉमन है, और हिप आर्थराइटिस वगैरह का इतना कॉमन नहीं है, मगर हमारे यहाँ काफ़ी इधर पट्ठे होते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं बुजुर्गों को स्पेशली, उसमें उनको नॉट्स बन जाती हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर वो गुठलियाँ बाय इटसेल्फ पेनफुल होती हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, और वो इतनी पेनफुल होती हैं कि एक
4 महीने बेचारी ये खातून घूम घूम के फिर मेरे पास आई कि ये मेरा दर्द नहीं जा रहा, और वो गुटली जहाँ मसल नीचे जा रहा है जो आप बता रही थी वो रेडिएट भी करती है। अच्छा, मगर वो ये कि आप दबाते हैं तो मरीज एकदम, हाँ वैसे नहीं होता ना, जैसे आप बैठ के उठे तो एकदम से पेन हुई है, वो सिर्फ 2 सेकंड की और उसके बाद आपको पेन नहीं है। राइट। लेकिन ये अलार्मिंग चीज है ना कि आपको पेन क्यों हो रही है। जी, अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, अगर कभी कभी हो रहा है तो मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, जैसे अब विंटर है, विंटर में हम देखते हैं अक्सर खवातीन या मर्द शिकायत कर रहे होते हैं पट्ठों में दर्द, पुराना दर्द निकल आया, जोड़ों में दर्द। ये सर्दियों में होता है, ये सर्दियों में होना एक आम सी बात है कि सिर्फ सर्दियों की वजह से है? सर्दियों में जो है, सर्दियाँ, टेंशन, एंजाइटी, इसके अंदर हमारे जिस्म में केमिकल्स निकलते हैं जिससे हमारे जो मसल्स हैं वो जकड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग को एक्टिविटी की बड़ी आदत करनी अच्छा, यानी हम सर्दियों में कहते हैं कंबल में घुसे रहते हैं। हाँ। और वो हम अपनी बॉडी को वो चीज नहीं दे पाते, यानी जो हम गर्मियों में एक्टिव रहते हैं, चलते कूदते, वो हम सर्दियों में नहीं करते। इसकी एक मेन रीजन ये है। अच्छा, एक ओवरवेट होने की वजह से भी आपके कमर में या आपकी बॉडी में पेन शुरू होती है या हड्डियों में होती है जो मोटे लोग? बिल्कुल, ओवरवेट तो हर चीज़ की वो है। ओवरवेट से आपके बैक पे प्रेशर आता है, बैक पेन बढ़ जाता है, आपके घुटनों पे प्रेशर आता है, आपको नी पेन हो जाता है। ओवरवेट तो हर चीज़ की वो होती है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी कॉमनली सुनने में आती है कि ओवरवेट लोगों को कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो। हाँ। भाई मुझे दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता, मैं कैसे वॉक करूं? उसके लिए आइडियली ये होता है कि जिस तरह मैंने बताया था कि सेफ पेन किलर्स दी जाती हैं। पेन किलर्स उनको ठीक नहीं करेंगे, पेन किलर्स उनका पेन सप्रेस करेंगी ताकि वो एक्टिविटी करें। तो 1-2 महीने बाद उनको पेन किलर्स की ज़रूरत ना रहे ताकि वो एक्सरसाइज करके अपना वेट लूज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे आप कह रहे हैं सर्दियों में हम एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनकी कमर की डिस्क हिली हुई होती है, थोड़ा सा स्पेस आया हुआ होता है, वो सर्दियों में पेन दोबारा आती है, तो उसकी भी यही वजह है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे सर्दियों में या इतना वो एक्टिव नहीं रह रहे जितना वो गर्मियों में रहते हैं? जो डिस्क का पेन है, यहाँ से रगें टांगों में जा रही होती हैं और यहाँ डिस्क बाहर निकली हुई होती है। डिस्क का पेन इतना कॉमन नहीं है। अच्छा। असल में क्या होता है कि जिस तरह मैं गर्दन का बता रहा था, हमारी कमर भी सी शेप्ड है और अगर आप उनका सिर्फ साइड से एक्सरे लें तो अक्सर पेशेंट का इतना शदीद स्पैज़म आएगा जिसने मोहरों को सीधा कर दिया। हाँ, ये होता है। ठीक है, और लोग समझते हैं कि ये स्पैज़म है। वो इतना तकलीफ है कि आपकी वर्टिब्रा सीधी हो गई है और उसमें आपका उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल है, मुहाल हो जाता है। फिर क्या सजेस्ट करते हैं? कमर सीधी कर लेते हैं। फिर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेट करा लें, आप इंजेक्शंस लगा लें, आप थेरेपी करा लें? नहीं, डायरेक्टली ऑपरेशन तो जब होता है जब डिस्क अपनी जगह से हिली हुई हो। जो शियाटिका का पेन होता है या जो कमर का पेन होता है उसमें दुनिया भर में 3 स्टेप्स हैं। अच्छा। दवाएं, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, और किसी को बहुत अरसे आराम ना आ रहा हो तो सर्जरी एज अ लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि 100% किसी भी ट्रीटमेंट में इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर आपने सर्जरी करा ली, आपने एक चीज़ काट के बाहर निकाल दिया, अगर पेन नहीं गया आप दोबारा नहीं डाल सकते। तो आपको वो चीज़ें करनी होती हैं जो रिवर्सिबल हो। लाइक अगर फिजियोथेरेपी दवाओं में आराम नहीं आया, इंजेक्शन में आराम नहीं आया, लेकिन ये कि सर्जरी जो है वो जिसके पास स्पेशली यंग एज में, जो 15 साल की बच्ची 10 साल पहले मेरे पास आई थी, उसकी बहुत बड़ी डिस्क थी, उसको शियाटिका था और तो उसकी अम्मी को सर्जरी बोला था, वो रो रही थी, कह रही थी इस उम्र में मैं इसकी सर्जरी करा लूंगी तो क्या होगा बच्ची की लाइफ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, डिस्क हिली हुई है, क्या सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स कि आप ऑपरेट करा लें, इंजेक्शन लगा रहे, बेहतर क्या होता है? हर पेशेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जो एवरेज चीज़ होती है वो पहले 4 वीक्स तक दवाएं, फिजियोथेरेपी, फिर इंजेक्शंस और फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी। कोशिश यही सबको करनी चाहिए कि वो ऑपरेशन की स्टेज तक ना जाएं। वी शुड ट्राई कि फिजियोथेरेपी से, मेडिसिन से ठीक हो जाए। पहले ही जो है ना आप इस तरह की चीजें कर लें कि आप किसी को, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ एवरेज। अच्छा, एवरेज। अगर कोई आके मेरे इतना दर्द होता है उसको कमर का और शियाटिका का कि कहता है मेरी टांग कटवा दो, मुझे जहर दे दो, मुझे गोली मार दो, मुझे शूट कर दो, ये बोलते हैं पेशेंट्स आके बोलते हैं, इतनी ज्यादा होती है तो उसके अंदर इंजेक्शन इज प्रायोरिटी। उसमें अभी हम 1-2 हफ्ते दवाई ट्राई करेंगे
थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं एक चीज़ पूछूंगी, बैठे बैठे जैसे हम घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कोई एक अच्छी सी क्विक सी एक्सरसाइज बता दे कि आप कर रहे हैं, गर्दन की है या कमर की है, 8 आवर जॉब वाले शख्स के लिए। अच्छा, मैं अभी वो मैट वेट तो नहीं है, कमर की तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गर्दन की बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हर 2-2 घंटे से लोग जो है, पहले आपको बेसिकली स्ट्रेचिंग करनी है, खींचना है, ठीक है, आपको सस्टेन करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर यूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके। अगर पेन में कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो ना जानते हुए या सबकॉन्शियसली अगर इधर पेन है और मैं उसको बोलूं गर्दन यूं मोड़ो, सही, तो वो ये जॉइंट मूव करेगा। ओके। तो ऑल्टरनेट मसल्स या जॉइंट यूज करने से कभी कभी पेन बढ़ जाता है, इसलिए पेन सप्रेस करके एक्सरसाइज बेहतर होती है। दैट मींस पेन रिलैक्सेंट आप ले लें, मसल रिलैक्सेंट आ जाए तो उससे बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपने तो हमें क्विकली एंड पे एक्सरसाइज भी बता दी, तो अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।